हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है मेरे ड्रीम सीएसई के इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफ़ॉर्म पे। तो मैं आपको यहाँ पे जो है विज़न आईएएस की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करवा रहा हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज़ है, इसमें ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएँगे और इससे पहले वाले में मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा ही चुका हूँ। तो आप लोगों को अगर विज़न टेस्ट सीरीज़ के पहले 1 और 2 टेस्ट देखने हैं, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट वाला सेक्शन खोलेंगे, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? और बाकी अगर किसी को ये टेस्ट चाहिए 4703 सीरीज़ वाला टेस्ट चाहिए, अगर टेस्ट सीरीज़ हार्ड कॉपी भी चाहिए होती है, तो वो मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर सकते हैं, तो ये कुरियर करवा दी जाएँगी। और यहाँ टेलीग्राम चैनल है मेरा ड्रीम सीएसई, आप ये सर्च कर सकते हो। यहाँ पर डेली का न्यूज़ का कंटेंट आपको मिल जाएगा। और जो लोग भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे डेली छोटे-छोटे न्यूज़ भेजता हूँ विज़न आईएएस की, तो वो भी आप पढ़ के अपने आप को अपडेट रख सकते हो। और ये मेरी सेम इंस्टाग्राम आईडी है, हरीश_69696, और सेम ही आईडी मेरी जो है टेलीग्राम की है पर्सनल। उस पे भी आप मुझसे अगर कोई आपके तैयारी करने से दौरान में कोई डाउट्स क्लियर हो डाउट होते हैं, तो वो डाउट भी आप पूछ सकते हो, जिससे कि आपको एक मेंटरशिप टाइप का फ्री में है ये सब बात कर सकते हो, ठीक है? जिससे आपको आपके मतलब पेपर को निकालने में आसानी होगी और आपको अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से यानी कि सही गाइडेंस के हिसाब से कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी। तो आइए समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधा सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? और क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप पहले क्वेश्चंस को खुद करिए, वीडियो को पॉज़ करके आंसर लगाइए और एक साथ में डायरी लेके बैठिए। उस डायरी में क्वेश्चंस को लिखिए कि मैं जैसे कि 51 क्वेश्चन है, तो आपका क्या आंसर लगाया, इसमें से कौन-कौन सा आपने ठीक किया। फिर आप मैं जो एक्सप्लेनेशन दूँगा, उससे मैच करिएगा, ठीक है? तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिनको भी देखना है, वो प्लेलिस्ट चेक करिए, टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए @ड्रीमसीएसई का। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, उपयुक्त में बायोस्फीयर रिजर्व में से कितने यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं? तो पहला पूछा हुआ है पन्ना, दूसरा अगस्तमलाई, सिमली फॉल्स, पंचमढ़ी एंड डिब्रू सखोवा। तो हम देखेंगे कि पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अभी। भारत में अभी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से कि 12 यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुए हैं, ठीक है? और ये कौन है? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर ये शामिल है, जिसमें क्या है कि समुदाय के द्वारा बायोस्फीयर यानी कि प्रकृति का संरक्षण करना सम्मिलित है। और ये एमएबी प्रोग्राम जो है 1971 में शुरू किया गया था, ठीक है? तो अब इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। देखिए, इसे थोड़ा-सा 3 पार्टों में बाँटा जाता है कि अंदर जैसे इसमें होता है कोर एरिया, फिर उसके बाद में एक आ जाता है बफर ज़ोन आ जाता है, फिर उसके बाद में तीसरा आ जाता है आपका संक्रमण क्षेत्र यानी कि ट्रांजिशन वाला एरिया। तो अब इनमें हम देखेंगे कि जैसे कोर जो एरिया है, इसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो है वो बाधित की जाती है, यानी प्रतिबंधित होती है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ क्या की जाएगी, यानी कि इस कोर वाले सेक्शन में सिर्फ निगरानी करते हैं, ठीक है? यहाँ पर निगरानी करेंगे। उसके बाद जो बफर वाला ज़ोन है, बफर वाले ज़ोन में यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च करनी है किसी जीव या प्रजाति पर, और या किसी वृक्ष की प्रजाति पर, मतलब किसी भी टाइप की प्रकृति से संबंधित किसी भी चीज़ पर रिसर्च करनी है, तो इसमें शिक्षा के लिए। दूसरा, अगर यहाँ पर ही आपको जो है टूरिज़्म टूरिज़्म की भी गतिविधियों को यहाँ पर मान्यता होती है। तीसरा, यहाँ पर रिसर्च से संबंधित भी चीज़ों को करने की अनुमति होती है बफर ज़ोन में, ठीक है? संक्रमण ज़ोन में एक और है, संक्रमण ज़ोन में ये तीनों चीज़ें तो ऐड होती हैं, यानी कि आप रिसर्च वाला सेक्शन कर सकते हो, शिक्षा से संबंधित हुआ, टूरिज़्म से संबंधित हुआ। दूसरा, यहाँ पर आप अपने मकान बना सकते हो, यहाँ पे यानी कि रह सकते हो। अब यहाँ पर रहने के लिए भी अनुमति होती है। बाकी अन्य बफर ज़ोन और कोर ज़ोन में ये अनुमति नहीं होती है। कोर ज़ोन में सिर्फ जो है आपको अनुमति होती है सिर्फ निगरानी करने की, यानी कि किसी जीव-जंतु की निगरानी करने से संबंधित यहाँ पे कार्य किया जाता है सिर्फ कोर सेक्शन में, ठीक है? अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है जैसे कोर सेक्शन में कि भई रहने की अनुमति है या फार्मिंग करने की अनुमति है, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे स्टेटमेंट होंगे। अभी देखेंगे हम टोटल जो वर्ल्ड में है 669 यानी कि 669 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व अभी दुनिया के अंदर टोटल हैं, ठीक है? भारत में कितने हैं? 18 हैं, जिसमें से कि 12 को यूनेस्को की साइट में इसके एमएबी प्रोग्राम के तहत में दर्ज किया हुआ है। अब इसमें कौन-कौन से शामिल होते हैं, ठीक है? अब जैसे कि मैं बताऊँगा कि बायोस्फीयर रिजर्व में एक तो पन्ना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में है और इसको रिजर्व में दाखिल किया गया है। दूसरा होगा अगस्त्यमलाई हुआ, तीसरा सिमलीपाल, चौथा पंचमढ़ी होगा, लेकिन डिब्रू सखोवा को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है? बाकी अगर अब आपकी ड्यूटी है कि आप लोग मुझे जो 12 हैं, जो बचे हुए 8 नाम है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व है ना जो, इसको ये क्यों है, जैसे कि क्यों इंपॉर्टेंस दी जा रही है? भाई इसका करना है कैसे कि संधारणीय विकास करना है, ठीक है? यानी कि संधारणीय विकास करना। अब विकास कैसे-कैसे किया जाएगा? भाई वैज्ञानिक अनुसंधान करके, निगरानी करके, शिक्षा करके, सामुदायिक भागीदारी करके। मैंने कहा ना सामुदायिक भागीदारी, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि समुदाय की भागीदारियाँ बढ़ानी है। जिससे क्या होगा, जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको संरक्षण मिलेगा और उसको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की एमएबी प्रोग्राम के तहत में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो थोड़ा उसको भी ध्यान में देखना है। जैसे यहाँ गुजरात के कच्छ से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो कच्छ के सुरम्य रण में प्रवेश द्वार के रूप में जाने जाने वाले एक छोटे सीमावर्ती गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के प्रतिष्ठित सम्मान में से सम्मानित किया गया है। यह भूंगा झोपड़ी, वास्तुकला, रोमन कला, स्थानीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है। तो उपयुक्त परिच्छेद में से किस गांव के बारे में है वर्णन किया गया? देखिए, सीधी बात है, जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, UNWTO, तो उसने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उसमें क्या है, वहाँ पे देखिए इस गाँव की भूंगा झोपड़ी, अब मान लीजिए जैसे भूंगा झोपड़ी से आपको क्वेश्चन आ जाता है, भूंगा झोपड़ी किस राज्य में प्रचलित है या क्या है, ऐसे करके कौन-सी वास्तुकला से संबंधित है, तो आप देखेंगे ये ना गुजरात के कच्छ के रण में बनाई जाती है। ये इस तरह की झोपड़ी होती है, गोल झोपड़ियाँ होती हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसे पिलर्स होते हैं, ये राउंड में होती हैं, ऐसी झोपड़ियाँ होंगी, आप डालेंगे भूंगा झोपड़ी तो आपको लग जाएगा। तो ये कौन-सा है? ये गाँव जो किया गया है इस गाँव में सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर व्हाइट डेज़र्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। कौन-सा? व्हाइट डेज़र्ट फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है, तो इसलिए भी ये गाँव यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव में अ, शामिल हो पाया है। तो ये गाँव है, ऑप्शन सी होगा इसका, घोरडो, ठीक है? तो घोरडो इसका सही आंसर होगा, 52 का बी सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। तो यहाँ पर मृदाओं के बारे में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका मृदाओं वाला, तो वो पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा उसको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है? जैसे हम बात करेंगे लैटेराइट मृदा, तो लैटेराइट मृदा क्या धान की खेती के लिए अनुकूल है? पहले तो हम देखेंगे कि धान की खेती के लिए अनुकूल क्या-क्या है।
ठीक है, नेक्स्ट करेंगे पीठ में और दलदली मृदा क्या काजू की खेती के लिए, एंड रेगुलर मृदा क्या कपास की खेती के लिए। तो आइए देखेंगे इसमें से सही सम्मिलित यहाँ पे पूछे हुए हैं। पहला हम देखेंगे जैसे कि लेटेराइट मृदा की बात कर रहा है। तो देखिए लेटेराइट मृदा की ना कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। ये कैसे विकसित होती है? इसको विकसित करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर हाई की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए जो बारिश है यानी कि वर्षा, उस रेन उसकी भी ज़्यादा की आवश्यकता होती है। अब आप ये कॉमन सेंस लगा सकते हो, यहाँ हाई टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली रेन ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और रेन दोनों ज़्यादा यहाँ पे होंगी, तभी जाके लेटेराइट मृदा का विकास होता है। अब किन क्षेत्रों में इसका विकास होता है? आप इनको क्षेत्रों के रूप में देखेंगे तो क्षेत्रों में ये उष्ण जो कटिबंध है वहाँ वर्षा, यहाँ पे उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है यहाँ पर ये विकसित होती हैं। ठीक है, और इनमें क्या होगा कि जैसे वर्षा के कारण यहाँ पर तीव्र निच्छालन भी होता है, ये इनका परिणाम के कारण लेटेराइट मृदा बनती है। अब इनके कहाँ कहाँ पर, जैसे ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन और पोटास और कैल्शियम की कमी मिलती है। इसमें नाइट्रोजन पोटास और कैल्शियम की कमी होती है। ये चीज़ ध्यान रखिए, इन चीज़ों की यहाँ पे कमी होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें किस चीज़ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर लेटेराइट मृदा की हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रचुरता है वो क्या है कि लोह ऑक्साइड और साथ में पोटास की यहाँ पर अधिकांश मात्रा पाई जाती है। तो लेटेराइट मृदा में किस किस की नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैसे लोहा और पोटास जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखेंगे धान के लिए किस चीज़ की, देखिए धान के लिए पीएच वैल्यू की कितनी चाहिए, 5 से लेकर 7.5 के बीच में पीएच वैल्यू की आवश्यकता होती है। दूसरा यहाँ पर इसके लिए लोहा और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है मिट्टी में। दूसरा यहाँ ये कैसा चिकनी मिट्टी पसंद करता है, पानी से ज़्यादा भरी हुई मिट्टी को ये पसंद करता है। इनकी चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता इसको होती है। तो हम देखेंगे तो चिकनी और मिट्टी कौन सी होती है, तो पीठ में और दलदली मृदा जो होती है वो होती है। तो इसे हम इसके लिए 2 का एक आंसर होगा, यानी कि ये ऊपर वाला गलत मिलान है। ऐसे ये किसके लिए उपयुक्त होती है, जैसे लेटेराइट मृदा जो काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो आपके 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इसे करके ये 2 एलिमिनेट हो गए, तो एक आंसर हो जाएगा रेगुलर यानी कि कपास मृदा। अब हम बाकी मृदाओं की विशेषताएं जानेंगे। जैसे कि हम पीठ में मृदा की बात करते हैं, तो पीठ में मृदा क्या है कि यहाँ पर हैवी रेन की आवश्यकता होती है, यानी कि रेन इसमें ज़्यादा होनी चाहिए और ये उच्च आर्द्रता वाली जगह में बनती है। ठीक है, उच्च आर्द्रता वाली जगह में ये बनती है। इसमें पोटास और फॉस्फेट, ठीक है, इसमें पोटास और फॉस्फेट की अधिकांश मात्रा होती है। अब देखेंगे हम रेगुलर मृदा की बात करते हैं। रेगो जो है इसे हम काली मृदा भी कहा जाता है। तो काली मृदा कहाँ पर मिलती है? देखिए आपका ये मिलती है महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु, यानी कि दक्कन के पठार वाले पार्ट में ये मृदा यहाँ पर मिलती है। अब जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मृदाओं का क्लासिफिकेशन किया, 8 भागों में से बांटा हुआ है, यानी कि 8 ब्रॉड टाइप बनाए हुए हैं सॉइल के। अब ये जो 8 भाग है ये आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पेज पे मैंने मैप लगाया हुआ है, आप एक बार मैप को अच्छे से देख लेना। जैसे कि अभी यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि लाल मृदा काली मृदा को किस किस दिशाओं से कवर करती है, तो वो उस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। एक बार मैप को अच्छे से समझ लेना। तो नेक्स्ट आप देखेंगे तो मैप आप अच्छे से समझ लेना, वहाँ पे ये 8 क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है ए, यानी कि 3 इसका बिल्कुल सही है, ये गलत मिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 होगा। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला AFR 100 प्रोजेक्ट क्या है? तो AFR 100 प्रोजेक्ट है क्या? देखिए पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या है, जो अफ्रीका में ये 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि है उसको इसका बहाल करना है। ठीक है, यानी कि कहाँ पे? अफ्रीका में जो 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि है उसको बहाल करने के लिए चलाया गया एक प्रोग्राम है। तो इसे कहाँ, ये इनकी COP20 में यूनाइटेड UNFCCC के जो समझौता है 2013 है, 2015 का, सॉरी 2015 पेरिस समझौते में इसे शामिल किया गया था। इसमें क्या करना था, जो है कि इसमें कौन कौन शामिल है? अफ्रीकी संघ विकास एजेंसी, यानी कि AUDA and NEPAD, अफ्रीकी विकास एजेंसी, साथ में विश्व संसाधन संस्थान WRI प्लस में जिसका है जो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो जाता है, और उसके बाद में है जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय की ये संयुक्त पहल है AFR 100। यानी कि कहाँ यहाँ पे क्या करना है, यानी कि जो भूमि है 100 मिलियन हेक्टेयर उसको पुनः बहाल करने का उद्देश्य ये बनाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि वन से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए पढ़ोगे तो बिल्कुल यहाँ पे दिख ही जाएगा कि अफ्रीकी वन परिदृश्य बहाल ये पहल है। ठीक है, जैसे बाकी देखेंगे, जैसे अब आप यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट को भी पढ़ते हुए देख सकते हो। जैसे कि अब आप ये वाला जो है साहिल क्षेत्र यूपीएससी में 2024 में, मेरे वाले पेपर में तो फर्स्ट वाले पेपर में क्वेश्चन आया था कि साहिल क्षेत्र किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो सैन्य तख्ता पलट हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन आया था। तो ऐसे अगर वर्ड्स होते हैं तो वो भी आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 55, शंकुधारी वनों से संबंधित क्वेश्चन आया कि शंकुधारी वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शंकुधारी वन जो है ये साइबेरिया जलवायु में पाए जाने वाले शंकुधारी वन मुलायम लकड़ी का सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में शंकुधारी वनों की प्रमुख प्रजातियां चीड़, देवदार और सिप्रूस और लार्च हैं। 3 है कि पेड़ों की पत्तियां छोटी मोटी चमड़े जैसी काली और सुई के आकार जैसी होती हैं। तो क्या देखेंगे, क्या शंकुधारी वन है? हाँ, देखिए शंकुधारी वन जो है ये आप देखेंगे तो इस टाइप के कैनोपीज टाइप के वृक्ष होते हैं। अब आप देखेंगे कहाँ पे होंगे, मतलब कि हाई उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अभी साइबेरिया जलवायु यानी कि ठंडी जलवायु में पाए जाने वाले मुलायम लकड़ी के स्रोत होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा इसमें जाके चीड़, देवदार और स्प्रूस और लार्च जैसे वृक्ष आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए अब इनकी पत्तियां छोटी होती है, बिल्कुल सही है, इनकी पत्तियां छोटी होती हैं। दूसरा मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की रोशनी कम पहुंच पाती है, तो इनका डार्क कलर होगा, मोटी होंगी, जिससे कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस ये कर सके। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर खींच सकें। और दूसरा इनकी सुई के आकार जैसी पत्ती, पतली पत्तियां क्या होंगी, जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ उनके ऊपर रुक ना सके, इसलिए जो है इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है। तो इसलिए इनका सभी तीनों आंसर सही होगा। अब इसके देखिए, जैसे कि मुख्य उत्पादक इनके कौन कौन से देश हैं, यानी कि कौन अ, इनमें मुख्य उत्पादक है जो मुलायम लकड़ी का उत्पादन करते हैं। देखिए USSR इसका मुख्य उत्पादक है, और USA, ठीक है, कनाडा, और है फेनोस्कैंडियन देश। अब फेनोस्कैंडियन देश कौन कौन से हैं, इसमें आता है आपका नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन यहाँ पे आपका
इसमें आ जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर है सभी तीनों शंकुधारी वनों की विशेषताएँ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अब देखिए मैंने यहाँ पे आप क्वेश्चन देखने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको मैप लगा के दिया हुआ है। अब आप 2 मिनट यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, वरना आप मेजर सॉइल मैप भी आप गूगल पे सर्च करके मैप ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे वो 8 टाइप की मिट्टी है यहाँ पे बाँटा गया है, तो इसमें कलर से दिखाया गया है कौन सी मिट्टी कहाँ पे, तो आप देखेंगे ये इस तरह से, ठीक है? तो कौन सी मिट्टी से, जैसे कि रेड मिट्टी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? ब्लैक सॉइल वाला एरिया ये वाला आपको ग्रीन से इसमें दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप निशान देख लेना कौन सा कलर से यहाँ पे उन्हें इंडिकेट किया गया है, ठीक है? इनकी सॉइल की पीएच वैल्यू क्या-क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया 5 टू लेकर 7.5 के बीच में आपका धान के लिए उपयुक्त दशा होती है, पीएच वैल्यू में किया जा सकता है। बस इसमें देखिए कि 5 टू लेकर 7.5 कहाँ, तो आप देखिए इस तरह यानी कि रेड मिट्टी जो है इसमें धान की खेती की जा सकती है, ठीक है? एक बार इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा हुआ है स्टेपी जलवायु। अब स्टेपी जलवायु क्या होती है? तो पहले स्टेपी जलवायु के बारे में करते हैं। तो स्टेपी जलवायु को क्या है? देखिए समशीतोष्ण घास के जो मैदान है, और ये कहाँ पे मिलेंगे? यूरेशिया में स्टेपी कहा जाता है, महाद्वीपीय यूरोप में मिलते हैं, ठीक है? समशीतोष्ण घास के मैदान है ये, ठीक है? अब ये अर्धशुष्क भी इन्हें और कौन सा कहा जाता है? हम इन्हें अर्धशुष्क भी कहते हैं, ठीक है? जैसे समशीतोष्ण घास के मैदानों में होती है और अर्धशुष्क इसे कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि अ, स्टेटमेंट वन देखेंगे, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्टेपी प्रकार की जलवायु में चरम तापमान वाली शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु पाई जाती हैं। अब देखिए कि भाई इसमें दोनों गोलार्धों की बात कर रहा है। अब आप देखिए दोनों गोलार्धों में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु कैसे पाई जाती है? चरम दोनों गोलार्धों में स्टेपी प्रकार की जलवायु चरम तापमान वाली शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु। देखिए ये क्या है कि यहाँ पे जो है दक्षिणी गोलार्ध में मध्यम तापमान वाली ग्रीष्म और शीत ऋतु पाई जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में चरम तापमान वाली पाई जाती है। इनकी दोनों गोलार्ध, यानी कि स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका। पहला वाला गलत हो गया, तो आप ऐसे करके एलिमिनेट करोगे। अब बचते हैं हमारे पास 2 बी और डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। मैंने आपको बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे, दक्षिणी जो गोलार्ध है वहाँ पर मध्यम ताप वाली मिलेगी, ठीक है? मध्यम तापमान वाली ग्रीष्म और शीत ऋतु यहाँ पर मिलती है, यानी कि कहाँ पे? जैसे मैं इसका एग्जांपल है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में कौन? पंपास, पंपास के जो मैदान है। और दक्षिण, और एक और है, आप मैं इसका आंसर आपको बताऊँ, वेल्ड बताइएगा, वेल्ड कहाँ के मैदान, वेल्ड कहाँ पे इन्हें कहा जाता है, ठीक है? ये हो गया आपका दूसरा। हम देखेंगे कि स्टेपी प्रकार की जलवायु विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती है? समशीतोष्ण वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधों में ये नहीं पाई जाएगी, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी आपका इसमें गलत हो जाता है। तो 2 भी गलत हुआ, तो आंसर आया इसका डी, यानी कि 56 का डी आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो जैसे अभी मैंने एक चीज़ कही कि उष्णकटिबंधीय, देखिए उष्णकटिबंध का यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा कि बारिश भी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेपी प्रकार की जो जलवायु, यहाँ पर रेन जो है बिल्कुल कम होती है, यानी कि वर्षा कम होती है, 10 से 20 इंच की वर्षा होती है, ठीक है? और यहाँ पर जो टेम्परेचर 45 टू 55 डिग्री सेल्सियस तक होगा, और यहाँ पर दिन और रात का जो दैनिक तापांतर होता है वो भी अधिक होता है, ठीक है? तो दैनिक तापांतर भी यहाँ पे अलग होगा। तो ऐसी जहाँ दशाएँ आपको उत्पन्न होंगी, वहाँ पर आपको स्टेपी प्रकार की जलवायु मिल जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत होते हैं, डी आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 57। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में। देखिए प्लेट विवर्तन, यह अब बात करेंगे कि यह सिद्धांत 1961 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब आप देखेंगे कि हैरी हेस ने दिया था, या मैं इसमें जो है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हैरी हेस के द्वारा नहीं दिया गया था भाई, ये दिया गया था प्लेट विवर्तन की 1967 में दिया था मैकेंजी, उनके साथ में थे पार्कर और मॉर्गन, ठीक है? इन तीनों ने, ये पार्कर और मॉर्गन ने, इन तीनों ने ये सिद्धांत दिया था। तो हैरी हेस ने नहीं दिया था। अब हैरी हेस का सिद्धांत अगर आपको पता होगा, तो उन्होंने दिया था सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, यहाँ पर दिया था। तो कौन सा? सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो, ठीक है? तो आप देखेंगे तो एक यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए आप एक को गलत करते ही अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है, तो आपका आंसर आ जाता है बी। इस तरह से आप इनको क्वेश्चंस को करिए। अब हम देखेंगे दूसरा वाला स्टेटमेंट की प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रॉपर्टी से मिलकर बनती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भूप्रपट्टी के नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल की गति के कारण प्लेटें का संचलन होता है। देखिए आप पृथ्वी देखेंगे, यहाँ पर जैसे भूप्रपट्टी होती है इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर इसके नीचे एक एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि मैग्मा होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो यहीं से निकलता है। यहाँ पे प्लेटें ऐसे क्षेपित होती हैं, तो वो प्लेटें नीचे जाके गलती रहती हैं, ठीक है? तो ये क्या है कि जो ऊपर वाली प्लेट है, भूप्रपट्टी वाली, वो मैग्मा के ऊपर, यानी कि जो दुर्बल मंडल इसे कहा जाता है, उसके ऊपर ये एक तरह से संचलन करती रहती हैं। तो इसका आंसर हो जाता है बी। देखिए ज्योग्राफी पढ़ने का सिंपल सा एक तरीका है कि ज्योग्राफी को रटना नहीं है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पढ़ोगे तो इजीली आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 58। तो जो 58 क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा हुआ है कोष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे द वार्म टेम्परेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ठीक है? द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, यानी कि कोष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु। पहले तो हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं कहाँ पे मिलती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे उष्ण कटिबंध जो होता है, जैसे कि 30 डिग्री के आसपास में, जीरो से लेकर, जैसे यहाँ पे जीरो, यहाँ से 30, ये विषुवत रेखा है, और यहाँ के बाद में जो 30 डिग्री है, ये जो है उष्णकटिबंध जैसे यहाँ पे खत्म होगा, तो वहाँ खत्म होने के तुरंत बाद ही ये जलवायु आपको मिलनी शुरू हो जाती है। कौन सी? कोष्ण, यानी कि द वार्म टेम्परेट, यानी कि गर्म जलवायु की बात होगी, ठीक है? तो यहाँ थोड़ी सी गर्म जलवायु आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और कहाँ मिलेगी? ये जो है महाद्वीप जो होते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ये जलवायु आपको मिलेगी। कहाँ पर? उष्णकटिबंध के ठीक बाहर, कैसे? यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी कि दोनों तरफ मिलेगी, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ विशेषता है, जैसे इसकी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर 25 से लेकर 60 इंच
25 से लेकर 60 इंच तक वर्षा होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर 25 से लेकर 60 तक वर्षा होती है। देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, अब आप समझिएगा, मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसका बता दिया। देखिए क्वेश्चन की बात कर रहा है कि गर्म की बात कर रहा है। देखिए यह निम्न वर्षा के साथ अत्यधिक तापमान पाया जाता है। अब आप एक चीज देखिए, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है कि भैया अत्यधिक तापमान मिलेगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, बादल ज्यादा बनेंगे, कंडेंसेशन यानी कि संघनन होगा और वर्षा होगी, अत्यधिक वर्षा होगी, लेकिन निम्न वर्षा कैसे होगी? तो यहाँ निम्न वर्षा नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा है, मैक्सिको की खाड़ी से संलग्न दक्षिण पूर्वी यूएस से पराना, पराग्वे, उरुग्वे बेसिन में पाई जाती है। साथ में ये दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है आपकी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। दक्षिण पूर्वी आपका जो है अफ्रीका वाला पार्ट है वहां भी ये मिलती है। और यहाँ का जो अफ्रीका का जो क्षेत्र है, ये कौन सा है, नटाल क्षेत्र भी कहेंगे। और आप नटाल क्षेत्र को सर्च करके देखना, गांधी जी ने यहाँ पे जब अफ्रीका में रहते बहुत सारा काम किया था, ठीक है। तीसरा ये कहाँ पर मिलती है, चीन का एक क्षेत्र है नानकिंग, नानकिंग में भी इस प्रकार की जलवायु आपको मिलती है। अब आप देखेंगे इसको थोड़ा-सा आप मैप के साथ में देखिएगा कि उष्ण, शीतोष्ण, पूर्वी सीमांत जलवायु कहाँ मिलती है। तो ये कहाँ पे, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, यहाँ पे पूर्वी लिखा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूर्वी तटों पर मिलती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे देखोगे इस प्रकार की जलवायु केवल सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति, देखिए कह रहा है कि केवल सूक्ष्म प्रकार की वनस्पति, मॉस, लाइकेन और सेज ही पनप सकते हैं। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यहाँ पे केवल सूक्ष्म प्रकार के नहीं, यहाँ पे बड़े पेड़ भी मिल जाते हैं। और मॉस, लाइकेन जो है ये क्या है कि जो टुंड्रा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मिलती है ज्यादातर। तो इस प्रकार ये 3 वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा केवल एक, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। अब इसमें पूछा हुआ है कि कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं और कुछ नदियां हैं, वही कौन सा स्थल कौन सी नदी के पास में, मतलब किस नदी के किनारे पर कौन सा नदी है। अब आप देखेंगे उज्जैन की बात करते हैं हम। उज्जैन जो है, पहले हम उज्जैन की बात करें। उज्जैन किसकी राजधानी रहा है भाई? अवंती जो साम्राज्य था, ठीक है, अवंती जो साम्राज्य है उनकी ये राजधानी रहा है, ठीक है। अब उज्जैन की आपको बता दी कि भाई अवंती साम्राज्य की राजधानी है। अब ये कहाँ से ये जो है क्षिप्रा नदी है, ये कहाँ से प्रभावित होती है? अब देखिए मालवा का जो पठार है, मालवा के जो, जैसे मालवा का पठार है, तो इसके उत्तर की ओर में ये प्रभावित होती है, उत्तर की ओर में ये प्रभावित होती है। और ये किसकी, चंबल की सहायक नदी है, क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है। तो ऐसे करके एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर अवस्थित है। अब दूसरा हम देखेंगे अयोध्या। तो आपको अयोध्या का तो बड़ा फेमस है, सबको पता होगा अयोध्या कहाँ है, सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो देखेंगे यहाँ पे गोमती दिया हुआ, जबकि पता होगा गोमती के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, लखनऊ गोमती के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में जो है सही सम्मिलित नहीं पूछा हुआ है, तो कौन सा, एक तो आपका हो जाता है कि ऑप्शन 2। हम अभी अयोध्या की बात भी करेंगे, अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे पर, तो देखिए जैसे सरयू रिवर आ रही है आपकी, सरयू नदी जो है ये आ रही है। अब ये जैसे आती है, जब ये भारत, और अब यहाँ पे कहाँ से, ये मिलम हिमनद है, मिलम हिमनद से, अब देखिए इस बार राम मंदिर बनाया तो क्वेश्चन आ सकता है, मिलम हिमनद है, वहां से ये नेपाल है, वहां से ये निकलती है, ठीक है। तो नेपाल में मिलन हिमनद से ये निकलती है। जब नेपाल में से क्या कहा जाता है, नेपाल में से क्या कहा जाता है, गौरी गंगा, गौरी गंगा कहा जाता है। जब भारत और नेपाल के बॉर्डर पे आ जाती है, तो भारत नेपाल के बॉर्डर पर इसे काली कह दिया जाता है, काली चौक भी इसे कहा जाता है, या चौक भी कहा जाता है। यहाँ पे काली भी कहा जाता है या फिर चौक कह दिया जाता है, ठीक है, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। उससे पहले नेपाल में से क्या कह दिया जाता है, सरयू को, गौरी गंगा, फिर उसके बाद में सरयू हो जाती है। तो अयोध्या जो है सरयू के किनारे पर अवस्थित है। तीसरा हम देखेंगे कि श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर, देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो झेलम जो है यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है वेरी नाग से। और ये कहाँ है, चिनाब की सहायक रिवर है, चिनाब, यहाँ पर चिनाब की सहायक नदी है ये। और इस पर ही वुलर झील बनती है, जो कि 2023 में यूपीएससी का क्वेश्चन था। तो झेलम नदी पर ही वुलर लेक बनती है और चिनाब की सहायक नदी है, वेरी नाग से इसका उद्गम स्थल है। मदुरई कहाँ है, कावेरी नदी के तट पर है। तो जो मदुरई है, ये मदुरई जो है वैगई नदी के तट पर है, ठीक है। तो वैगई नदी जो है तमिलनाडु में बहती है, तो मैं उसके किनारे पर स्थित है मदुरई शहर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो 2 ऑप्शन, यानी कि अयोध्या और मदुरई वाला ऑप्शन सही नहीं सम्मिलित है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 2। और इसी जो है वेगी नदी के किनारे पर जो है थेनी, रामानाथपुरम जैसे आदि प्रसिद्ध शहर इसके किनारे पर अवस्थित है। कौन कौन से, थेनी और रामानाथपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 हम देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा हुआ है, उत्तर से दक्षिण की ओर झीलों को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर में झीलें पूछी हुई हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर तब तक आपको देखो झीलों के बारे में वर्णन करूंगा कि कौन सी झील कहाँ से निकलती है। तो मैं पहले यहाँ पे आपको विक्टोरिया झील के बारे में मैं बताना शुरू करता हूँ। देखिए विक्टोरिया झील जो है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको उसे बोलता रहूंगा, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है विक्टोरिया झील, ठीक है, कौन से एरिया के हिसाब से। और वर्ल्ड की सेकंड है भाई लार्जेस्ट, यानी कि ताजा पानी की झील में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर की लेक मानी जाती है, ठीक है। और ये विक्टोरिया झील का जो इसकी पूर्ति कहाँ से होती है, नील नदी से, इसके जल की नील नदी से निकलती है। और आप देखेंगे तो केन्या में इसका जो है, केन्या में 6%, युगांडा में 43% और 51% जो है तंजानिया में है, ठीक है। तंजानिया के साथ तटरेखा बनती है इसकी। आप देखेंगे तो 51 तंजानिया, 43% आपका आ जाएगा युगांडा और 6% आ जाता है केन्या के अंदर में। तो आपको विक्टोरिया झील के बारे में वर्णन हो ही गया है। अब हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे तुर्काना झील, ठीक है। हम तुर्काना झील के बारे में बात करते हैं। देखिए तुर्काना झील क्या है, इसे पहले क्या है, रुडोल्फ झील भी इसके पूर्व में कहा जाता था, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तुर्काना, उत्तरी केन्या के अंदर में ये स्थित है। और अफ्रीका की सबसे लवणीय झील है और विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील भी इसे माना जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी, अफ्रीका की सबसे बड़ी लवणीय झील है और विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील कौन सी है, तुर्काना झील को कहा जाता है। और ये कहाँ पर, ओमो नदी पर है, ओमो नदी पर है। और ओमो नदी कैसी है, ये 12 मासी, यानी कि 12 महीने इसमें जल की उपस्थिति होती है। तो तुर्काना झील के बारे में बता दिया मैंने। जैसे एक बार रिपीट कर देता हूँ, रुडोल्फ झील इसे पूर्व में कहा जाता था। ओमो नदी है जो कि 12 मासी नदी है, वो तुर्काना झील है, उनको जलापूर्ति होती है उससे। अफ्रीका की सबसे बड़ी लवणीय झील माना जाता है और विश्व की
सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है, ठीक है? तो अफ्रीका की सबसे अधिक लवणीय झील है और उत्तरी केन्या में ये स्थित है, ठीक है? अब बात करेंगे हम टंगानिका झील के बारे में। टंगानिका झील के बारे में हम देखेंगे तो टंगानिका जो झील है, आपकी ये क्या है, पूर्वी अफ्रीका की सेकंड सबसे बड़ी झील है, यानी कि पूर्वी अफ्रीका, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो पूर्वी अफ्रीका की जो है सबसे बड़ी सेकंड झील है, यानी कि दूसरे नंबर पे आती है बड़ी झीलों में, और विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। इसकी लंबाई जो है 660 किलोमीटर है, वो भी फ्रेश वाटर के लिए। अब देखिए 660 किलोमीटर लंबी झील है भाई, ठीक है? रूस की बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है। देखिए रूस की जो झील है बैकाल झील कहाँ पे आगे है, तो ये आपकी रूस में है और वो सबसे गहरी है। उसके बाद में सेकंड गहराई में अगर आती है तो जो आपकी आती है टंगानिका झील आती है, जिसकी गहराई 4710 फीट है, ठीक है? अब ये क्या है कि और ये वाली जो झील है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और तंजानिया के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है, यानी कि टंगानिका झील भी आप देख लीजिए, यानी कि डीआरसी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और आपका जो है तंजानिया के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। अब बचती है हमारी मलावी झील। तो मलावी झील के बारे में अब हम बात करते हैं। तो जो बात करते हैं मलावी झील के बारे में, मलावी झील जो है ये है कि ये मेरामिक्टिक टाइप की झील है, यानी कि दो तरह की झीलें होती हैं। एक होती है मेरामिक्टिक झील होती है, दूसरी जो होती है आपकी होलोमिक्टिक झील होती है। तो मेरामिक्टिक जो झील होती है उसमें जो जल की परतें हैं वो एक दूसरे के साथ में नहीं मिलती हैं, यानी कि अगर जल की जो ऊपर की लेयर है वो ऊपर और नीचे की लेयर है वो नीचे आपस में नहीं मिलती है, ठीक है? तो ये है जो मेरामिक्टिक झील की विशेषता है। दूसरी होती है होलोमिक्टिक झीलें होती है, यहाँ पर ऊपर और नीचे वाला जो जल है उसका मिश्रण होता है। अब इसको क्या है, न्यासा झील भी कह दिया जाता है। तो मलावी झील को क्या कह दिया जाता है, न्यासा, न्यासा झील भी इसे कहा जाता है। वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर की लेक मानी जाती है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि कौन से सायर नदी से निकलती है ये भाई, सायर नदी से निकलती है और मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया के बीच में, यानी कि तीन देश हैं, मोजाम्बिक और तंजानिया और मलावी, इन देशों के बीच में ये बहती है। तो आंसर मैंने आपको इन तीनों चारों जो झीलें हैं इनकी विशेषता मैंने आपको बता दिया। बाकी ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर करोगे, आपको देखो मैप की प्रैक्टिस करनी होगी। मैप की प्रैक्टिस के बाद में आपको पता चलेगा कौन कौन सी झीलें कहाँ पे हैं, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए वो किस हिसाब से कौन से लेवल पे जाके झीलों के बारे में पूछता है, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। देखिए इसका आंसर हम देखेंगे, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा। देखिए सबसे पहले तुर्काना झील पड़ती है, उसके बाद विक्टोरिया आती है, फिर टंगानिका झील आती है, फिर मलावी झील आती है। तो आंसर होता है इसका बी, यानी कि तुर्काना झील, विक्टोरिया और टंगानिका और मलावी झील। देखिए जो मलावी झील है ना, ये सबसे दक्षिणतम झील है पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी की, ठीक है? ये भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी की सबसे दक्षिणतम झील है, तो वो झील कौन सी है, मलावी झील कहा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 61। तो यहाँ पे हम 61 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके देखिए वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करेंगे कि कौन सा यहाँ पे पूछा हुआ है नदी और जलप्रपात के बारे में। देखिए भारत में कुछ ही जलप्रपात बनते हैं, जैसे नर्मदा नदी। अब आप देखेंगे नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए आप दो एलिमिनेट कर लीजिए। तीसरा दूसरा प्रश्न सोलन रेखा, तो हुंडरू नदी पर बनता है। देखिए सो हुंडरू कहाँ पे है, ये झारखंड के अंदर है, ठीक है? झारखंड के अंदर है हुंडरू। तो यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात, तो ये सोवन रेखा नदी पर बनता है, ये भी सही है। और चुलिया जो है, चुलिया आपका बनता है यहाँ चंबल नदी पर, ये कहाँ पे बनता है, राजस्थान के अंदर में ये बनता है, ये भी ठीक है। मांडवी, मांडवी पर यानी कि दूधसागर बनता है, ये भी ठीक है। ये कहाँ पे है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर भाई, ये है, ठीक है? गोवा और कर्नाटक में है ये, यहाँ पे सीमा पर। तो दूधसागर ये भी है, तो इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 चारों सही है। अब कुछ और है जो है कि यहाँ पर जलप्रपात बनते हैं, जैसे कि हम कुंचिकल की बात करते हैं। कुंचिकल कहाँ है, कि ये बाराही नदी है, बाराही नदी उस पर बनता है। ये कहाँ, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। एक है जोग, जोग जलप्रपात, जो कहाँ पे बनता है, आपका शरावती नदी पर बनता है जोग, ये कहाँ पे है, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है? तो हम देखेंगे जैसे कि वराही नदी और शरावती नदी और मांडवी नदी पर 3 है, जैसे मांडवी पर दूधसागर, वराही पर कुंचिकल और जोग जो है शरावती नदी पर, ये कहाँ है, ये तीनों कर्नाटक में बन रहे हैं। तो इसका देखेंगे तो आंसर डी आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। तो निम्नलिखित में से किसे लेब्राडोर धारा की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण माना जा सकता है? देखिए लेब्राडोर जो जलधारा है उसकी उत्पत्ति का प्राथमिक कारण माना जा सकता है। देखिए लेब्राडोर जैसे क्या है, कोल्ड जलधारा है। अब देखिए आपको याद करना है, तो आपकी कुछ ही जलधाराएं महत्वपूर्ण है, उन जलधाराओं के नाम लिखिए और याद कीजिए भाई कौन सी कोल्ड है, कौन सी हॉट है। तो कोल्ड और वार्म, सॉरी हॉट नहीं, कोल्ड और वार्म कौन कौन सी जलधारा है, तो लेब्राडोर जो है कोल्ड जलधारा है, ठीक है? तो अब आप इस देखेंगे कि ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट की ओर गल्फ स्ट्रीम का अपसरण, ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पे भी ग्रीनलैंड से पश्चिम की तट की ओर गल्फ स्ट्रीम का अपसरण यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले पिघले ठंडे जल का प्रवाह, ठीक है? मैंने आपको बताया कोल्ड जलधारा है, ठंडी पानी की ये जलधारा है। तो आप देखेंगे तो आंसर तो खैर आर्कटिक क्षेत्र से ऊपर से जो पानी आता है, यानी कि जो जलधारा आ रही है, उसी के कारण लेब्राडोर जलधारा की उत्पत्ति होती है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ये स्थान के हिसाब से कैसे। जैसे आप देखेंगे ये जो अफ्रीका है, यानी कि सॉरी अफ्रीका बोल दिया मैंने, उत्तर अमेरिका है, और इधर जो ग्रीनलैंड है, यहाँ से ऐसे ऊपर से लेब्राडोर की जलधारा आती है, जो यहाँ से नीचे से गल्फ स्ट्रीम आती है। जो ये गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ इस गल्फ स्ट्रीम के साथ में ये यहाँ पे मिलती है, और उसके बाद में ये यहाँ से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनते हुए इधर नॉर्वेजियन, यानी कि ये यहाँ ये नॉर्वे वाला यानी कि क्षेत्र आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे अफ्रीका, तो इधर की तरफ ये निकल जाती है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे अब आप देख लीजिए कहाँ से आ रही है, आर्कटिक की तरफ से आ रही है, तो यहाँ पे ठंडे जल की जलधारा होती है। तो आप देखेंगे आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले पहले ठंडे जल का प्रभाव, तो बी इसका स्टेटमेंट सही है। देखिए ग्रीनलैंड के पूर्वी तट और से उत्तरी अटलांटिक महासागरीय प्रभाव का अपसरण, देखिए यहाँ ग्रीनलैंड वाले पार्ट से यहाँ से आती तो है, लेकिन उसके कारण लेब्राडोर जलधारा नहीं बनती है, ठीक है? जैसे अब हम देखेंगे इरिंगमेट धारा उत्पत्ति का महासागरीय अभिसरण नहीं, ये कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आंसर इसका भी हो जाता है, आर्कटिक क्षेत्र से आने वाले पहले ठंडे जल का
प्रवाह। अब क्वेश्चन नंबर हम 63 देखेंगे तो आप करके देखिए। देखिए बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। ये कह रहा है कि भाई एक ऐसे अक्षांश है, यहाँ पे आगरा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका दार्जिलिंग है। अब उसके बारे में पूछ रहा है कि यहाँ की वनस्पतियों पर अत्यधिक भिन्नता देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से दोनों क्षेत्रों के बीच वनस्पति के इस भिन्नता का निर्धारण करता है? अब आप चीज़ देखिए, भाई समुद्र से दूरी मतलब कौन सा प्रमुख कारण पूछा, मुख्य कारण पूछा हुआ है। मुख्य रूप से दोनों क्षेत्रों के बीच वनस्पति के इस भिन्नता को निर्धारण करता है। देखिए भूमि और जल का वितरण की बात करता है, समुद्र दूर से ऊँची देशांतरों में भिन्नता है, क्षेत्र की ऊँचाई। अब देखिए समुद्र दूरी का ऐसे कोई मतलब ही नहीं बनता है, ना कि तो भूमि और जल का वितरण से भी कोई मतलब नहीं है। देशांतर में भिन्नता है, ऐसे ये देशांतर है, इसमें भिन्नता से कोई मतलब नहीं है। भाई एक ही अक्षांश के ऊपर पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए अक्षांश की अवस्थिति पर पूछा। भाई अक्षांश देखिए दार्जिलिंग की हाइट कितनी है और यहाँ पे आगरा का समतल के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में है। तो हाइट की बात है, यहाँ पर उच्च तुंगता की बात है। तो इस तुंगता के ऊपर ऊपर क्या कहते हैं कि वनस्पति क्षेत्र में मतलब वनस्पतियों के बीच में बदलाव मिलेगा आपको। यहाँ पर आगरा में जो वृक्ष की प्रजाति पाई जाएंगी, क्या वो यहाँ पर पाई जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो क्षेत्रफल की ऊंचाई, क्षेत्र की ऊंचाई इसका मुख्य रूप से निर्धारक कारक मानी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 64 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा हुआ है उपयुक्त में से कितने देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? देखिए स्थल सीमा की बात करें, आप ऐसे पॉइंट्स को पकड़िए, बस स्थल सीमा की बात करें। श्रीलंका तो आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि सॉरी सभी 5 तो इसका आंसर नहीं होगा। तो अब हमारे पास बचते हैं 3। देखिए आपको पता होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के हमारे साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, 4996.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीन के साथ हम देखेंगे 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। हम उसके बाद पाकिस्तान के साथ हमारे 3223 किलोमीटर की सीमा लगती है। और नेपाल भी है, नेपाल के साथ में भी देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ तो आप सुन लीजिए, 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद म्यांमार है, म्यांमार के साथ हमारी 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर उसके बाद भूटान है, तो भूटान के साथ में हमारी कितनी सीमा लगती है? 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा भारत की लगती है। तो देखेंगे तो म्यांमार, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश यहाँ पे इन चारों के साथ में लगती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा केवल 4। बाकी हमारी नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान के साथ भी देश हमारी स्थल सीमा होती है। ठीक है, समुद्री सीमा हमारी यहाँ पे श्रीलंका के साथ में लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसके बारे में पूछा? देखिए उत्तरी मैदानों की कुछ नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। उत्तरी मैदान की कुछ नदियों के बारे में पूछा हुआ है। देखिए वृक्षाकार प्रतिरूप कैसे? जैसे नदी बहती आ रही तो ऐसे ऐसे वृक्ष जैसा प्रतिरूप बन जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उत्तरी मैदान की कुछ नदियां बिल्कुल बनाती होंगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी वृक्षाकार प्रतिरूप बन रहा होगा। तो आप ऐसे कॉमन सेंस से करिए। देखिए कुछ नदियों की बात करें, सभी नदियों की बात नहीं की है, कुछ नदियों की बात की, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, जनरल स्टेटमेंट है। जब दूसरा हम देखेंगे, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रभावित होती हैं, मुख्य नदियां ऐसे बात करें, मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रभावित होती हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों, ऐसे मिल रही हो वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ऐसे भी नदी मिल रही हो, समकोण मिल रही हो, तो जालीनुमा संरचना भी बन जाती है। ठीक है, तो ये भी इसका जनरल स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 66 देखेंगे, सतलुज नदी के बारे में क्वेश्चन है। सतलुज नदी, तो आपको देखिए पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सतलुज नदी के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 जो यानी कि लास्ट वीडियो में होगा, 39 क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ भारत में प्रवेश करने से पहले से सिंधु के समानांतर प्रवाह करती है, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास, यानी कि भारत में घुसने से पहले 400 किलोमीटर के आसपास ये सिंधु नदी के साथ में प्रवाह बराबर करती है, मतलब समानांतर प्रवाह करती है। और स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट होता है। यह हिमालय के सिपिकला दर्रे से होकर गुजरती है। तो बिल्कुल सही बात है, मानसरोवर से निकलती है सतलुज नदी, तो हिमालय के सिपिकला दर्रे से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखें, सतलुज नदी भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर तंत्र को पोषित करती है। बिल्कुल सही, सतलुज नदी पर भाखड़ा नागर डैम परियोजना जो बनी हुई है इसी पर बनाई गई है। तीसरा है रावी नदी सतलुज के हरिके बैराज के निकट दाहिने तट की सहायक नदी के रूप में मिलती है। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 39 में एक्सप्लेन किया भैया, व्यास नदी जो है, व्यास नदी हरिके पर वहां पे मिलती है, तो हरिके बैराज पर व्यास नदी का मिलन होता है, ना कि रावी नदी का। तो इसलिए आप देखेंगे तो दो ये एलिमेंट होंगे, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है लक्षद्वीप के बारे में है। लक्षद्वीप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप संपूर्ण द्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। बिल्कुल सही, लक्षद्वीप के बारे में। ठीक है, मालदीव और भारत के बीच में समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है। देखिए भारत और मालदीव के बीच में जो है 8 डिग्री जो चैनल है उससे होकर ये सीमा गुजरती है। अभी जो चैनल्स है ना, आप एटलस उठाइए, एटलस में आप चैनल देखिए तो 8, 9, 10 ये डिग्री वाले चैनल है, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए कौन सी किसको अलग करती है। ठीक है, बाकी पिछले वाली वीडियोस में मैंने ये एक्सप्लेन कर रखे हैं। तीसरा है कि सैडल पीक लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए सैडल पीक, अब आपको पता हो सैडल पीक कहाँ पे? देखिए सैडल पीक जो है आपकी उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, तो अंडमान में है। अब यहाँ पे आप उत्तरी अंडमान देखिए तो वहाँ पे है सैडल पीक। तो लक्षद्वीप में ये नहीं है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन आता है केवल 2, यानी कि 2 इसके केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। गांधी सागर बांध की बात करें। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए गांधी सागर बांध नदी जो है आपका चंबल नदी पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस पे चंबल नदी पर जो है क्या कि ये गांधी सागर बांध बनाया हुआ है। अब हम देखेंगे जैसे भागीरथी नदी है, तो भागीरथी नदी पर हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा यहाँ पर बना हुआ है टिहरी बांध, जो कि अब तक का लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा बांध है टिहरी बांध है। जैसे बराकर नदी है, बराकर नदी पर जो बना हुआ है मैथन बांध जो है, मैथन डैम बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है? ये झारखंड के अंदर में है, बराकर नदी पर मैथन डैम। कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध और चिनाई बांध। तो कृष्णा नदी पर 2 बांध है, नागार्जुन सागर बांध और चिनाई बांध, आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर नागार्जुन बांध और चिनाई बांध आपकी कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध हो गया, भागीरथी पर आपका टिहरी हो गया, बराकर पर आपका मैथन डैम हो जाता है। आपका 68 भी हो गया, यानी कि 68 का सी आंसर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, किसी विशेष जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है। ठीक है, शुष्क एवं गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। अभी जलवायु के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर आपको जलवायु दी गई है कौन सी, जैसे भूमध्य रेखीय, ध्रुवीय, सवाना, भूमध्य सागरीय जलवायु। तो जलवायु की विशेषता बता रखी है इसमें। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सी जलवायु की विशेषता। देखो ठीक है, यहाँ पर कैसे कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं गर्म होती है, जबकि शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में वृक्षों की पत्तियां छोटी चौड़ी और दूर दूर तक विस्तृत होती हैं, जिससे छाया का अभाव होता है। यह जलवायु अंगूर की खेती के लिए अनुकूल है और शराब उत्पादन यहाँ की एक आर्थिक गतिविधि है। तो अब आप ऐसी विशेषता देखोगे तो कहाँ पर ऐसी विशेषता मिलती है? देखिए सवाना में तो भैया अंगूर की खेती होगी नहीं। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय जलवायु बहुत ठंडी होती है, तो वहाँ पे ऐसा है ही नहीं कि शीत ऋतु के दौरान वर्षा हो रही है। ठीक है, ग्रीष्म में गर्म होती है, तो ध्रुवीय होगी नहीं। ठीक है,
अब जो भूमध्य रेखीय जलवायु है, ठीक है, भूमध्य रेखा के पास में जो जलवायु, वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेन होती है, यानी कि भारी बारिश भी होती है, और ये क्या है, पूरा साल भर लगभग बारिश होती ही रहती है यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ की जलवायु भी ऐसी नहीं होगी, शीत ऋतु के दौरान वर्षा कब होगी, तो यहाँ पर बचती है एक, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। देखिए यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा वो भूमध्य सागरीय जलवायु दे देगा और ऐसी विशेषता दे देगा, ये क्वेश्चन उल्टा कर देगा, इस तरह के क्वेश्चन वो बना भी देता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के संदर्भ में पूछा हुआ है। देखिए पूर्वी घाट पश्चिमी, जैसे भारत का ये प्रायद्वीपीय वाला एरिया, तो यहाँ पे जो है ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। देखिए पश्चिमी घाट जो है, यानी कि ये वाला, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये अनाईमुड़ी है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्वी, यानी कि पूर्वी घाट की सबसे जो चोटी ऊंची है उसका नाम महेंद्रगिरी है। तीसरा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं, तो यहाँ पर जो मिलते हैं ना, यहाँ पर आप देखिए कार्डमम हिल वगैरह है, ठीक है, और यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर वगैरह ये सारे हैं, यहाँ इस एरिया में आके मिलती है। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे के साथ पूर्वी और पश्चिमी जो घाट है इनका मिलन होता है। यहाँ पर पूर्वी घाट की आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है, पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। तो आप देखेंगे इस प्रकार इनके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, इनका आंसर हो जाता है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर हम 71 देखेंगे। 71 के बारे में है वायुमंडलीय तापमान, तापमान। तो वायु, एक सेकंड, वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के संदर्भ में, यानी कि वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। देखिए जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल में, अब जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल आएंगे, तो यहाँ पर जैसे कहीं कि यहाँ हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, ऐसे होता है। हाइट ऊपर हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर उसके बाद में आप जाएंगे हाइट फिर बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें हाइट के साथ में टेम्परेचर। तो देखिए क्षोभ मंडल में तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ोगे तो जो हवा है वो विरल होती चली जाती है, यानी कि हवा के जो पार्टिकल्स है वो विरल होते जाएंगे, तो उनमें क्या है कि हीट उतनी नहीं हो पाती है, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान घटता है। जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हवा जो है उतनी सघन अवस्था में नहीं मिलती, जिसके कारण वहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ ठंडे मिलते हैं। लेकिन समताप मंडल में जब आप पहुंचेंगे तो जैसे कि टेम्परेचर घट गया है, यहाँ ऑब्वियसली जब क्षोभ मंडल में जब ऊपरी सीमा तक पहुंच जाओगे तो तापमान तो घट जाएगा, लेकिन क्षोभ मंडल के बाद जैसे समताप मंडल में प्रवेश करोगे तो ऊपर जैसे बढ़ोगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ने के साथ में तापमान घटता नहीं है। तो एक तो ये आपका गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए आप एलिमिनेट करके देखिए, एक और दो यहाँ पे दोनों सही है, ये लंबे वाले होते हैं, इसमें दोनों सही बारे में बात होती है, तो ए और बी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप देखोगे पहला मैंने गलत कर दिया तो एक सही है, ठीक है। तो हम तो उसे गलत कर रहे हैं, तो इसमें दे रखा है एक सही, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर आगे से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप कैलकुलेट कर देते हो तो आपका आंसर आ गया। दूसरा अब हम फिर भी देख लेते हैं, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा के पृथ्वी से वापस विकिरणित होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो पृथ्वी से जो वापस विकिरणित ऊर्जा होती है तो उसके साथ ऊंचाई के बाद में तापमान घटता चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाता है कि दूसरा कथन सही है, 71 का आंसर हो जाता है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में है। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो वनों के बारे में, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा वन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, और इनमें 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा वाले क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में पत्तियां गिरा रहे हैं, जब वर्षा यहाँ पे नहीं होगी, यानी कि पानी की कमी जब होगी तो पत्तियां गिरा देते हैं। वन अधिकतर देश के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्षों की सबसे प्रमुख प्रजातियां बांस, साल, सागौन और पीपल है। तो ये कौन से हैं, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी विशेषता कह रहा है। देखिए उष्णकटिबंधीय जो वन, देखिए पहली बात तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट ऑप्शन से देखिए, पहले हम देखेंगे, देखिए 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पत्तियां गिराना यानी कि पर्णपाती वन हुए। देखिए सदाबहार वन होते हैं जो सदा हरे भरे रहते हैं, तो एक तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब सी देखेंगे, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। अब आप देखिए बांस का जो पेड़ है, साल है, सागौन है, पीपल है, क्या यहाँ पे कांटे नजर आते हैं आपको इन पेड़ों में? नहीं ना, तो ये वाला भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अब ये पीपल का पेड़ आपने देखा क्या पर्वतों पर? नहीं देखा ना, तो बांस जो है ये भी यहाँ पे नीचे हो जाता है। तो पर्वतीय वन में भी ऐसा नहीं होता, और अगर पर्वत है तो वहाँ पर तो वर्षा वैसे भी ज्यादा होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं। तो देखेंगे तो एलिमिनेट करने से आपका आगे पर्णपाती वन यहाँ पे लिखा भी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता जान लीजिए। ये ऊपर लिख रखा है पूरा इतना लंबा चिट्ठा, ये जो है इनकी विशेषता, यानी कि यहाँ पर पत्ते 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरेंगे। यहाँ पर आपके 200 सेंटीमीटर यानी कि 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्ष बारिश भी की होगी। इन्हें मानसूनी वन भी कह दिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पत्ते भी गिरा रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में, पूर्वी और वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जा रहे हैं। यहाँ के प्रमुख पेड़ कौन कौन से? बांस, साल, सागौन, पीपल। तो देखिए विशेषता आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ऐसे करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, जो क्वेश्चन आए उसको आप उसको आंसर से भी करने की कोशिश कर सकते हो। देखिए अब बात है 73, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले तो देखेंगे तो यहाँ जो इनका सेंटर होता है, इसके सेंटर में लो प्रेशर बनता है, ठीक है। इनके केंद्र में लो प्रेशर होता है। अब ये क्यों बनते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम कथन देख लेते हैं। कथन, उष्णकटिबंधीय चक्रों का भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों पर निर्मित होना अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अत्यंत दुर्लभ है भूमध्य रेखा के आसपास के अक्षांशों पर, बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होगा, जैसे कोरियोलिस बल्ब लगता है, तो कोरियोलिस बल्ब क्या कहता है, नॉर्थ और साउथ जो पोल, उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ पर क्या होता है, जैसे पवनें चलती है तो वहाँ पर जो फेरेल का नियम है, फेरेल के नियम के अनुसार क्या होता है कि उत्तरी जो ध्रुव है सॉरी उत्तरी गोलार्ध जो है, उस गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं, यानी कि जो ट्रेड विंड्स चलती हैं, वो आपका दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि दाएं यानी मुड़ जाती है क्लॉकवाइज। और इसके ये साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे ये बाएं ओर मुड़ जाती है, ओके। तो यहाँ पर ये बाएं ओर मुड़ जाती है, इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे इनका अक्षांशों पर अत्यंत दुर्लभ है। अब अत्यंत दुर्लभ क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है ना, इस पर जो कोरियोलिस बल है वो जीरो, मतलब लगभग शून्य हो जाता है। तो शून्य हो जाता है यहाँ पे, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे
भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल बहुत ही कम होता है। देखिए मैंने आपको बताया लगभग शून्य के बराबर यहाँ पे ये बल हो जाता है। तो आपका आप इस हिसाब से देख सकते हो, तो ये वाला भी आपका आंसर क्वेश्चन स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका 73 का ए। कथन 1 और 2 दोनों सही, 2 1 की सही व्याख्या। देखिए अब ये कह रहा है देखिए कोरियोलिस बल के इफेक्ट के कारण में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, लेकिन जब यहाँ पर भूमध्य रेखा पर जो है कोरियोलिस बल लगभग शून्य हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर इन अक्षांशों पर इनका निर्माण होना भी दुर्लभ हो जाता है। तो इस कारण यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 कथन सही है, लेकिन कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हम 74 देखेंगे। 74 के बारे में ओल चिकी लिपि के बारे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। अब ओल चिकी लिपि क्या है? देखिए अब ये क्या है कि एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी हाँ, ठीक है, ओल्ड की लिपि के बारे में थोड़ा-सी बात करते हैं। तो अभी हाल ही में ना एक पुस्तक थी जो कि 10 इंडियन लैंग्वेज एंड हाउ द केम टू बी, यानी कि 10 इंडियन लैंग्वेज एंड हाउ दे केम टू बी एक प्रकाशित हुई थी। इसमें क्या किया गया था? इसमें जो थी तो संथाली भाषा थी, उसके विकास का परिवर्तन और प्रगति में क्या-क्या मतलब चेंजेस हुए हैं कि उसकी प्रगति कैसे हुई, इनके बारे में इन्होंने पता लगाया। तो जो संथाली अभी संथाल भाषा से संबंधित थी, तो संथाली भाषा यानी कि संथाल जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। इन्हें संतूर के नाम से भी जानते थे, जो संथाल थे इन्हें संतूर के नाम से भी जाना जाता था। तो संथाली भाषा बोलने वाले जो देशज लोग हैं लगभग मतलब 4 राज्यों के आस-पास रहते हैं। इन राज्यों में लगभग 44% की आबादी हो जाती है। अब लगभग 4 राज्य कौन-कौन से हैं? तो देखिए झारखंड के अंदर ही रहते हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार। तो यहाँ पर ये मिलेंगे आपको झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा और बिहार में यहाँ पर लगभग इनकी 44% आबादी है। जबकि ये भारत और नेपाल बल्कि देखिए ये मिलते तो बांग्लादेश और नेपाल के अंदर भी हैं। अब देखिए लगभग भारत में कितने हैं? लगभग ये संथाली भाषा बोलने वाले 7.3 मिलियन लोग यहाँ पर हैं, जिनकी 2011 में जो जनगणना की थी, अगर 2001 की ये जो 7.3 मिलियन है 2011 की जनगणना का डेटा है, जबकि 2001 की जो जनगणना थी उसमें 6.4 मिलियन की संख्या थी। अब ये कौन से वर्ग से आते हैं संथाली जो भाषा परिवार है? ये भाषा परिवार कहाँ से? ऑस्ट्रो एशियाई भाषा के संबंध में आता है। देखिए ओल चिकी जो है इसमें कई सारे हैं, को ओल सेमेट, ओल सिकी ऐसे सब बोला जाता है, ठीक है? अब इसके बारे में सबसे बात ये चर्चा में क्यों रही? देखिए एक अमेरिकी मिशनरी थे, कौन से थे? जेरेमिया फिलिप्स। जेरेमिया फिलिप्स ने बांग्ला लिपि का प्रयोग करके, यानी कि जेरेमिया फिलिप्स ने बांग्ला लिपि का प्रयोग करके आपका एक संथाली भाषा बनाने का संथाली भाषा के लेखन का कार्य शुरू किया था, ठीक है? तो इन्होंने किया था आपका जेमेरिया फिलिप्स ने, ठीक है? तो आप इसमें समझ जाएँगे कि इस तरह से इन्होंने चेंज करने की कोशिश। अब आप तो ये समझ गए होंगे ये लिपि वगैरह भाषा-वाषा से संबंधित है, लिपि आपके इसमें पीछे लिखाई है, तो मैंने बता दिया इससे संबंधित है। अभी संथाली भाषा से संबंधित देखिए, अभी आप पहला स्टेटमेंट देखिए, ये लिपि मुंडारी भाषा के लिखने के में प्रयुक्त होती है। अब मुंडारी भाषा नहीं भाई संथाली भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है, तो ये तो गलत हो जाता है। आपका तो आंसर देखेंगे तो ये होगा। अब बी और डी आपके पास बचते हैं एलिमिनेट करने के बाद में। अब देखिए इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा फैक्चुअल है, तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रघुनाथ मुर्मू ने किया था कब? 1925 में किया था, ठीक है? और इसे क्या है 2003 में 8th शेड्यूल में भी शामिल कर लिया। आप मुझे 8th शेड्यूल में शामिल भाषाओं को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? और झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में है, ठीक है? तो कहाँ पे? झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है? वहाँ पर ये अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर हम 75 देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 8 शेड्यूल की सारी भाषाएँ। अब होरी हब्बा पद किससे में संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? देखिए होरी हब्बा है क्या? देखिए होरी हब्बा क्या है कि यानी कि कोब्बारी होरी भी कहते हैं या हट्टी हब्बा भी कहते हैं। इसे हट्टी हब्बा भी कहा जाता है या फिर हम इसे कोब्बारी होरी भी कह देते हैं। अभी क्या है देखिए, अब होरी हब्बा अब ये क्या होता है, जैसे कि दक्षिण में लगभग कर्नाटक में एक क्या कहते हैं, एक गेम होता है, हाँ सॉरी, एक गेम होता है, उसमें क्या करते हैं कि पशुओं को यानी कि जो बैल हैं उनके ऊपर कुछ पैसे इनाम बांध दिया या फिर खोपरा बांध दिया, नारियल को कहते हैं तो खोपरा बांध दिया, और उसके बाद में कुछ अनदर उपहार वगैरह भी बांध देते हैं। तो उन्हें क्या जो सांड होते हैं इन बैलों को भीड़ के बीच में दौड़ा दिया जाता है। अब भीड़ के बीच में दौड़ाने के बाद में इनको पकड़ा जाता है, पकड़ने का जो इनका उपहार है इन्हें छीनने की कोशिश की जाती है भीड़ के द्वारा। ये कब मनाया जाता है? दिवाली के टाइम पर इसको मनाया जाता है। अभी हाल ही में एक लड़की की मृत्यु हो गई बैलों की दौड़ के दौरान, इसलिए ये चर्चा में रहा। तो होरी हब्बा पद किससे संबंधित है? अब इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया बैल वगैरह से संबंधित बैलों की दौड़ होती है, तो पूर्वोत्तर में जनजातीय समुदाय बिल्कुल गलत हो जाता है। दक्षिण भारत में बैलों के खेल की परंपरा है, ठीक है? ये देख लेते हैं बी। और फिर है पूर्वी भारत में फसल त्योहार, तो फसल त्योहार है नहीं। विलुप्ति के कगार पर एक आदिवासी भाषा, तो ये भी गलत हो जाता है। आंसर आ जाता है इसका बी, ठीक है? तो मैंने बताया कर्नाटक में दिवाली के टाइम पे इसे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 हम देखेंगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है? अब हम इस क्वेश्चन को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि मानसूनी जलवायु, और देखिए भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो मानसूनी जलवायु क्या है? तो देखिए शीत ऋतु में अपतटीय शुष्क मानसूनी जलवायु हो जाती है। देखिए मानसूनी जलवायु की विशेषता होती है, जब शीत ऋतु होती है तब अपतटीय शुष्क मानसूनी जलवायु हो जाती है, और जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो अभितटीय। यानी कि देखिए अपतटीय का मतलब क्या है, यानी कि ऑफशोर और ऑनशोर की बात करें। अपतटीय यानी कि समुद्र से की तरफ हवा चलना, जैसे ये है आपका सी एरिया और ये है क्या नाम, लैंड एरिया। तो इधर की हवा चलेगी तो ये अपतटीय होगा, और ये इधर चलेगा वापस तो अभितटीय होगी। अब ये क्या कह रहा है, शीत ऋतु की बात कर रहा है, तो शीत ऋतु में अपतटीय हो जाती है, ठीक है? और जब ये गर्म ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, तो ये अभितटीय आर्द्र मानसूनी हवा बन जाती है, तो उष्णकटिबंधीय की ये विशेषता हो जाती है, ठीक है? अब हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे मौसम के बारे में। तो मौसम क्या होता है? देखिए मौसम क्या है, एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे जैसे हम क्षेत्र है तो यहाँ पर कैसा मौसम है, यहाँ पर कैसा मौसम है। जैसे अब आप हाल चाल में पूछते हो कि भाई आज कैसा मौसम है, तो मौसम क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यूज होने वाली एक टर्म है। भाई आज छोटे समय में दिन रात में भी परिवर्तन होता है, दिन में भी कई बार परिवर्तन हो जाता है, तो ये मौसम की घटना है, ठीक है? तो मौसम जो वर्ड है, देखिए ये मौसम एक वर्ड है आपका कहाँ पे, अरबी में। अरबी में एक वर्ड होता है मौसम। मौसम का जो शब्द है यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। मौसम शब्द से इसे क्या कहा जाता है, मानसून की उत्पत्ति यहाँ से होती है, ठीक है? जिसका अर्थ क्या लगाया जाता है, मानसून की बात करेंगे हम। इसका अर्थ क्या है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। देखिए मानसून क्या है, मानसून क्या है कि एक वर्ष में, ठीक है? और
ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन आपका मानसून कह दिया जाता है। तो मानसून की आपको मैंने अच्छी एक परिभाषा दे दी है। अब जो ये मौसम है इसका शब्द का जो अर्थ है वो शब्द का अर्थ भी मौसम है, ठीक है? तो मौसम मैंने बता दिया, मौसम वर्ड से ही मानसून की उत्पत्ति हुई है। देखिए मानसून मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 76 के स्टेटमेंट्स देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में वर्ष भर भारी वर्षा होती है। अब देखेंगे क्या कि वर्ष भर उस मानसूनी जलवायु में वर्ष भर भारी वर्षा होती है। देखिए मैंने अभी कहा कि यहाँ पे ऑफशोर मानसून यानी कि अभितटीय और अपतटीय दोनों प्रकार की पवनें चलती हैं। देखिए जब अभितटीय पवनें चलेंगी यानी कि समुद्र से स्थल की ओर में पवनें चलेंगी तो यहाँ पे ये पानी साथ में लेके आएंगी तभी यहाँ पे बारिश करेंगी लैंड एरिया पे। और जब ये अपतटीय चलेंगी यानी कि तो यहाँ पे तो ये शुष्क पवनें होंगी और शुष्क पवनें होगी तो ये वर्षा वर्ष भर नहीं करेगी, ठीक है? तो ऋतु के अनुसार यहाँ पर परिवर्तन होता है हवा की दिशा में। तो इसलिए आप देखेंगे तो ये गलत हो जाता है। दूसरा देखेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में सामान्यतः सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए सदाबहार सामान्यतः सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इसका क्योंकि यहाँ पर पर्णपाती वन भी मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जलवायु हर साल में 12 महीने बारिश नहीं होती है, ठीक है? तो यहाँ आंसर हो जाता है डी, 76 का हो जाएगा डी। सो क्वेश्चन नंबर हम 77 देखेंगे। गूगल एलएलसी ने हाल ही में जेम्मा को प्रस्तुत किया है जो एक नया सर्च इंजन है, ठीक है? जेम्मा एक ऑनलाइन कंटेंट को एन्क्रिप्ट करने में सहायता करेगा जो परंपरागत सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं किए जा सकते थे। अब आपको ये देखिए कैसा लग रहा है कि भाई ये एक तरह का कोई सर्च इंजन इन्होंने बनाया है, ठीक है? जिसके जिसका नाम जेमा रखा हुआ है। अब ये जेमा क्या है कि जो परंपरागत सर्च इंजन जैसे जो पुराने सर्च इंजन है उनके द्वारा अनुक्रमित जो नहीं किए जा सकते उसे एन्क्रिप्ट करने में मदद करेगा। तो कैसी बात है? तो पहले वाले भी एन्क्रिप्ट करते होंगे, ठीक है? जेमा जो है ओपन एआई सोर्स एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? ओपन एआई सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसे जो है गूगल एलएलसी ने गूगल डीप माइंड ने बनाया है। तो ये कहाँ है? गूगल डीप माइंड के द्वारा बनाया गया। तो वैसे आप देखेंगे तो देखो परंपरागत सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है? तो है ना? जिम अब जो जिमर है इसको क्या नाम है 2 प्रारूपों में से 2 आकार में बनाया गया यानी कि 2B और 7B यानी कि 2B और 7B के 2 आकारों में से बनाया गया। ये इतना लाइट वेट है जैसे कि एक साधारण डिवाइस पर इजीली इसे यूज़ किया जा सकता है। देखिए अब आप देखेंगे तो दूसरा वाला तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पहला भी गलत हो गया क्योंकि इसे गूगल डीप माइंड ने विकसित किया है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका 77 का डी। क्वेश्चन नंबर हम 78 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का प्रत्यक्ष स्रोत है? देखिए 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक अप्रत्यक्ष स्रोत होता है, एक प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत होता है जो आपके पास सामने है, डायरेक्ट है, जो पृथ्वी से निकल रहा है वो। तो प्रत्यक्ष स्रोत में देखेंगे कि अध्ययन का प्रत्यक्ष स्रोत। अब देखिए ज्वालामुखी उद्गार बिल्कुल सही है। पहले आप देख लीजिए ज्वालामुखी उद्गार आपका सीधा निकलता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो उसकी स्टडी करने के लिए आंतरिक भाग की तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार का सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है? ये सही है। अब बाकी कुछ स्रोत अप्रत्यक्ष भी हैं, ठीक है? अब प्रत्यक्ष स्रोत बात कर लेते हैं। पहले प्रत्यक्ष स्रोत में जैसे हम कहीं ड्रिलिंग कर रहे हैं, समुद्र में ड्रिलिंग कर रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ पत्थर वगैरह मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें मिल रही हैं उनसे हम आंतरिक भाग का क्या कहते हैं अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें होती है जो कि और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से होंगे? देखिए गुरुत्वाकर्षण आप देख सकते हैं, नहीं यार ये अप्रत्यक्ष है, ठीक है? भूकंपीय क्रिया अप्रत्यक्ष है, उल्कापिंड अप्रत्यक्ष है, ठीक है? अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो होगा। अब जैसे ताप और दाब की भिन्नता अलग मिलती है, जैसे कहीं ताप अलग है, भिन्नता और दाब यानी कि जो प्रेशर है उसकी भिन्नता है, वो भी अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर आएगा, ठीक है? आंसर हो जाता है इसका एक अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है? और जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है आपका यांत्रिक भाग होता है, दूसरा होता है आपका रासायनिक, ठीक है? अब रासायनिक भाग में विभाजित करेंगे। देखिए पृथ्वी का जो यांत्रिक भाग है, यांत्रिक भाग के अंदर कौन-कौन से आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करना है तो कर सकते हो। यांत्रिक भाग में आपका स्थल मंडल आता है, दुर्बलता मंडल आता है और मेसोस्फेरिक आता है और बाह्य क्रोड़ में आंतरिक क्रोड़ आता है, ठीक है? यांत्रिक भाग के अंतर्गत ये आते हैं। रासायनिक में आप देखेंगे रासायनिक में केवल 3 आते हैं, भू-प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड़, ठीक है? भू-प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड़। अब इनके 2-2 भाग है, भू-प्रॉपर्टी ठीक है? ऊपरी और निचला भाग, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर एंड लोअर कोर, ये आपके यहाँ पर पार्ट आपके आ जाते हैं, ठीक है? यांत्रिक में आपका स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मेसोस्फेरिक और बाह्य और आंतरिक क्रोड़ इसमें आते हैं। तो 78 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत यहाँ पर पूछा था ज्वालामुखी उद्गार। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। मृदा प्रवाह या मृदा सर्पण के संदर्भ में देखिए मृदा के प्रवाह से संबंधित क्वेश्चन है। मृदा प्रवाह तब होता है जब मृदा की नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब आप देख लीजिए कि अब सिंपल सा क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि मृदा का प्रवाह हो रहा है यानी कि मृदा अक्षयवर्धन हो रहा होगा, वो वाली प्रोसेस चल रही होगी। तो मृदा क्या जब सूख जाएगी तब होगा या पानी की मात्रा ज्यादा होगी? भाई मृदा में जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जब मृदा पूर्ण रूप से गीली हो जाएगी तो उसके बाद वो फैलनी शुरू होगी। अब आप इसको सॉल्यूशन इसको करने का सिंपल सा एक मिट्टी का ढेर मतलब हाथ में मुट्ठी में एक मिट्टी उठाइए, कुछ मतलब एक बंधा हुआ पार्ट मिट्टी का और उसे पानी में डाल दीजिए। देखिए थोड़ी देर में वो खिल खिल के फूटना शुरू हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए वही प्रोसेस है यहाँ पर भी। ऐसा ही कॉमन सेंस लगाना है। मिट्टी जब बिल्कुल पूर्ण रूप से गीली हो जाएगी तो उसके बाद में छोटे छोटे कण में विभाजित होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? जबकि यहाँ कह रहा है मृदा की नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तब उसका प्रभाव होता है। ये तो गलत हो जाता है, ठीक है? दूसरा हम देखेंगे कि टुंड्रा व शुष्क क्षेत्रों में मृदा प्रवाह होना संभव नहीं है। देखिए बहुत एक्सट्रीम बोल रहा है कि मृदा का प्रवाह होना संभव नहीं है टुंड्रा शुष्क क्षेत्रों में। देखिए भाई जब वहाँ पे भी बर्फ पिघलती है तो भी मृदा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तीसरा है कि आयरलैंड में दलदल प्रस्फोट एक संबंधित परिघटना। देखिए थोड़ा फैक्चुअल है। आयरलैंड में दलदल प्रस्फोट एक सामान्य एक संबंधित परिघटना जरूर है। यहाँ पर क्या होता है पीट मृदा जो होती है, देखिए दलदल प्रस्फोट कहाँ होता है? यहाँ पर पीट मृदा जिसमें बहुत ज्यादा अत्यधिक नमी होती है और बहुत पानी अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद वो संतृप्ति बिंदु यानी कि ऐसे बिंदु तक पहुंच जाती है कि और पानी एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकती है। जब संतृप्त बिंदु तक पहुंचेगी तो मृदा का जो है प्रवाह नीचे की तरफ हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे तो मृदा का प्रवाह नीचे की तरफ हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला एक सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आता है केवल ए। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से बताते हैं कि आज द हिंदू में एक न्यूज़ थी आपका 10 पल्लाज कैट के नाम से है, PALLAS पल्लाज कैट के नाम से एक बिल्ली को देखा गया है। अब ये बिल्ली कहाँ देखी गई है, आप ये देखेंगे तो ये देखी गई है मंगोलिया के अंदर में देखी गई है, और ये कहाँ, अटलाई पहाड़ियों पर देखी गई। अटलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, आपकी मंगोलिया के अंदर हैं, और मंगोलिया में देखा है पल्लाज कैट को। पल्लाज कैट है, इसे क्या कहा जाता है, द स्मॉल घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए नाम थोड़ा सा हमारे यहाँ पे जो कुछ वंश रहे हैं, पल्लाज वंश, कहीं वहाँ से लगा के इतिहास से संबंधित करके जोड़ दें तो ऐसा नहीं है, मंगोलिया में पाई जाने वाली एक बिल्ली है। ठीक है, जो अटलाई पहाड़ियों पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी बीच में। ठीक है, देखिए ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट यानी कि गल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो कौन सा एक सही नहीं पूछा हुआ है, तो गल्फ क्या होता है, देखिए क्या होता है, जैसे कि एक पहाड़ी वाला एरिया, जैसे हम मान लेते हैं ये पहाड़ी है, यहाँ पर बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, तो पिघल पिघल के आ रही है, तो ये जैसे नीचे नदी जा रही है, नदी जाने से पहले यहाँ पर एक ऐसे एक जगह बन जाती है, और यहाँ पर कुछ कचरा वचरा आता है, उस कचरे वचरे की वजह से यहाँ पर बांध बन गया, तो बांध बन जाता है, तो ऐसी एक झील भी यहाँ पर निर्मित हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या होता है, जैसे अब ये झील, जैसे भूकंप आ गया, कुछ ऐसी घटना हो गई, या फिर इसमें अत्यधिक पानी आ गया, ग्लेशियर यहाँ से पीछे खिसक गया, और उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि या तो ये झील का विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या फिर क्या नाम है, इसकी दीवारें कमजोर हो जाती हैं, या इसमें और कचरा जमा हो जाता है, इस वजह से एकदम से फूट जाता है, टूट जाता है ये वाला बांध, और एकदम से बहुत अधिक संख्या वो मात्रा में पानी आ जाता है, जिससे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। उसके बारे में आप पूछा कौन सा एक सही नहीं है। अब पढ़ते हैं हम पहला स्टेटमेंट, यह हिमनद झीलों से संबंध है जिनका निर्माण हिमोर से अवरुद्ध पिघले हुए जल से होता है। मैंने अभी आपको समझाया, बिल्कुल सही है, यानी कि ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। हिमनद झीलों के संकुचन और विस्तार से ग्लोफ की संभावना बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सही है। देखिए ग्लोफ विस्तार से संभावना बढ़ जाती है, यहाँ इन्होंने देखो विजन वालों ने संकुचन वर्ड डाला, लेकिन ठीक है, यूपीएससी कभी भी ऐसे आधे स्टेटमेंट वाली चीजें नहीं डालेगा, पूर्ण क्लियरिटी के साथ हमें स्टेटमेंट डालता है, पर हम इसे आंसर फिर भी ठीक लगाएंगे। ठीक है, तीसरा है कि ग्लोफ प्रबंध क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि करना उचित नहीं है, बिल्कुल सही है, उचित करना भाई, कृषि करना तो यहाँ पर उचित है ही नहीं। तीसरा है कि ब्लैक कार्बन की उपस्थिति से हिमनद झीलों के निर्माण ब्लैक कार्बन की उपस्थिति से हिमनद झीलों के निर्माण की संभावना कम हो जाती है। अब आप देखिए ब्लैक कार्बन क्या होता है, देखिए ब्लैक कार्बन क्या होगा, आपका जो सनरेज होंगी तो सूर्य की किरणों को अवशोषित करेगा, तो क्या होगा, पानी ज्यादा पिघलेगा और निर्माण की संभावना कम नहीं होगी, कम इनकी हिमनद झीलों के निर्माण की संभावना अधिक हो जाएगी भाई। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत होता है, तो आंसर आएगा डी, क्योंकि यहाँ पर जो है एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं, एल्बिडो इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अधिक नहीं होगा, यानी कि कम होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और आज की हिंदू की एक न्यूज़ और मैं आपको बता देता हूँ साथ ही में। अभी क्या है, हाउस होल्ड बैलेंस शीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हाउस होल्ड बैलेंस शीट स्ट्रेस क्या है, इसे आप ढंग से पढ़ लेना। अभी क्या है, आरबीआई ने कहा है, या के शेप में जा रहा है। ठीक है, तो के शेप में क्यों जा रहा है, देखिए हाउस होल्ड बैलेंस शीट स्ट्रेस है क्या, देखिए हाउस होल्ड में क्या होता है, देखिए अभी जैसे कि जो कंजप्शन लोन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हुआ, ये वाले जो लोन है इनकी मात्रा बढ़ रही है, ऐसे लोनों की मात्रा बढ़ रही है जो कि कंजप्शन बेस्ड होते हैं, और बाकी जो दूसरे तरह के लोन है जो एसेट क्रिएटिंग लोन होते हैं, एसेट क्रिएटिंग लोन यानी कि जिससे आपकी संपत्ति का निर्माण हो, वैसे लोनों की संख्या घट रही है। इसके कारण आरबीआई कह रहा है भाई हाउस होल्ड बैलेंस शीट स्ट्रेस में है, तो ये के शेप में जा रही है। एक बार आप ये वाली न्यूज़ पढ़ लेना, मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में भारत का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 223 में 83वां स्थान प्राप्त हुआ। यह लॉजिस्टिक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए लॉजिस्टिक सूचकांक है, पहले मैं इसका कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए 6 मापदंडों के आधार पर, 6 मापदंड है इसके, उनके आधार पर इसे बनाया जाता है। 6 मापदंड कौन कौन से, देखिए पहला है सीमा अ, शुल्क प्रबंधन, ठीक है, दूसरा है आधारभूत संरचना की गुणवत्ता, तीसरा आता है शिपमेंट की सुलभ व्यवस्था, चौथा आ जाता है लॉजिस्टिक यानी कि लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, तीसरा पांचवा है प्रेषित वस्तु की ट्रैकिंग करना, और आपका छठा आ जाता है शिपमेंट की समयबद्धता। देखिए मैं 6 मापदंड आपको बोल के बताए हैं, आप नोट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर नोट कर करके एक बताऊंगा तो। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहला है सीमा शुल्क प्रबंधन, दूसरा आधारभूत संरचना की गुणवत्ता, तीसरा हो जाता है शिपमेंट की सुलभ व्यवस्था, चौथा है लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, और पांचवा है प्रेषित वस्तु की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, और छठा है शिपमेंट की समयबद्धता। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, देखिए अब ये क्या कितना ये पर ईयर जारी नहीं किया जाता, हर 2 वर्षों में, ये हर 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है, जिसे जारी करने के लिए जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक से जारी करती है, हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स में जारी किया जाता है। देखिए अब भारत में अभी जो इसकी रैंक है उसमें सुधार आया। अब ये सुधार कैसे कैसे आया, देखिए 2018 में जो रैंक थी, ये रैंक थी 44, अभी 2023 में ये रैंक आ गई 38, यानी कि 6 पॉइंट गिर गई है। तो ये 6 पॉइंट गिरने का कारण क्या है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गतिशील मास्टर प्लान जो बनाया है उसका, और यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म जो बनाया है, और लॉजिस्टिक डेटा बैंक बनाया, उन सब ने जो इकट्ठा योगदान दिया, उसके कारण हमारे लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सुधार हुआ है। इसके कारण इसमें रैंक में गिरावट आई है। ठीक है, तो 81 का हो जाता है, सी वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 हम देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में। देखिए सदाबहार वनों के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए अब स्टेटमेंट देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। देखिए कैसी बात है, उष्णकटिबंधीय वन में क्या ऐसा हो सकता है कि वृक्ष अपने पत्ते ना गिराएं, देखिए कुछ टाइम पे वृक्ष अपने लिए पत्ते गिराते हैं। ठीक है, जिससे नीचे जमीन पर एक परत बन जाती है, जो कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती है, क्योंकि वहाँ की जो जमीन है, जो ज्यादा बारिश होने के कारण उतनी न्यूट्रिएंट्स इंट्रेस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वृक्ष पत्ते गिराते हैं, और फिर वहाँ पे एक चक्र बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एक ही प्रजाति की वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल सही है भाई। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, प्रजाति जैसे झाड़ी मिलती हैं। ठीक है, ऐसी चीजें। दूसरा है कि भारत के में ये वन
पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। देखिए, आप देखिए, अब यहाँ थोड़ा-सा आपको अगर मानसूनी जलवायु और सदाबहार वनों का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता हो, तो जैसे कि ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। अभी बात करें पूर्वी ढालों, पश्चिमी घाट की। अब देखिए, जैसे ये भारत का एरिया है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है। तो ये जो पश्चिमी घाट है, जब ये यहाँ से ऐसे हवाएँ आती हैं, यानी कि अभी तटीय जो हवाएँ आएँगी, तो ये जो पश्चिमी घाट है, इसका जो पूर्वी हिस्सा है, तो पूर्वी हिस्सा तो ये रहा और ये पश्चिमी रहा। तो पश्चिमी ये हिस्से से ये यहाँ पे टकराएँगी, पवन पवन विमुख, ये वाला पवन विमुख यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र होगा और ये वाला पवन विमुख होगा, तो यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ बारिश होगी, तो ये जो सदाबहार वन है, इस एरिया में यहाँ पे ज़्यादा पाएँगे, जबकि यहाँ पर ये नहीं पाएँगे, तो वृष्टि छाया क्षेत्र रहा। तो इसके आधार पर यहाँ पूर्वी ढालों में तो ये नहीं मिलते, तो ये यहाँ इसकी वजह से गलत हो जाता है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये बिल्कुल पाए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पश्चिमी घाट के अगर पश्चिमी ढाल होता, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाता, स्टेटमेंट ये गलत हुआ, आंसर आता है ए, ठीक है? अब देखिए, इनके लिए कुछ दशाएँ होती हैं, मैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंस बताता हूँ, इनके लिए कैसी दशाएँ होती हैं। देखिए, यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से प्लस की बारिश होनी चाहिए साल में। यहाँ का जो तापमान होता है, वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। यहाँ पर औसत जो है, यानी कि एवरेज वार्षिक आर्द्रता कितनी चाहिए, यानी कि ईयरली ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, आर्द्रता यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आर्द्रता जो है 77% तक आर्द्रता की यहाँ जरूरत होती है। यहाँ पर क्या है कि हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर से हाई ह्यूमिडिटी बनेगी आपकी और फिर यहाँ पे बारिश हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ जो है वृक्ष होते हैं वो 45 से लेकर 60 मीटर ऊंचे होते हैं, जो कि मोटे वितान वाले होते हैं। जब यहाँ पे क्या होगा, आप सदाबहार वन देखोगे तो ऊपर से आप देखोगे तो पूरा एक वृक्ष की मतलब पत्तियों की सी एक चादर सी नजर आएगी, ठीक है? तो वहाँ पर जहाँ पे नदी वगैरह जा रही होगी वहाँ पर ही उनमें गैप नजर आएगा, वरना वहाँ पर पूरा भरा हुआ ऊपर से नजर आएगा, वो कैनोपीज टाइप का नजर आने लगता है, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन का पहला और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर एक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, आप इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ। वीडियो पॉज़ करके आप अटेम्प्ट किया कीजिए। देखिए, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों पर विचार कीजिए। उत्तर उपयुक्त में से कितनी नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं? देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने की बात कर रहा है, यानी कि इस तरफ की बात कर रहा है, ठीक है? तो प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, हम पहले प्रायद्वीपीय बना लेते हैं। तो प्रायद्वीप में देखिए क्या है, जो ये पश्चिमी घाट है ना, यहाँ पे पश्चिमी घाट, मैं इसे पहाड़ी एरिया में बनाता हूँ। तो ये देखिए, भारत जो है इधर से उठा हुआ है, ये वाले पोर्शन से हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे इस तरफ ढाल है। तो देखिए, ये जो पश्चिमी घाट है, ये एक जल विभाजक के रूप में काम करता है। कैसे? क्योंकि जब ये उठा हुआ है, तो यहाँ से जो नदियाँ इधर निकल रही हैं, वो यहाँ पे गिर रही होंगी अरब सागर में, जो इधर निकल रही हैं, वो यहाँ पे जाके आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही होंगी। अब देखिए, कुछ नदियाँ जैसे कि आपकी पूर्व से अब इधर बहने वाली है, यही पूछ रहा है ना, पूर्व से पश्चिम की। देखिए, नर्मदा और तापी आपने देखा होगा, नर्मदा और तापी 2 नदियाँ तो यहाँ पर गिरती ही हैं, ठीक है? बाकी आप इसके बाद में देखोगे, देखिए, वंशधारा और वैगई जो नदी है, ये तो पश्चिम की तरफ बह रही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है? अब यहाँ शरावती नदी जो है, ये जो आपकी बहती है, आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली ये नदी, ये कहाँ पे, कर्नाटक में शिमोगा जिले में पड़ती है, जिस पर ये जोग प्रपात, जलप्रपात बनाती है। मैंने पहले भी आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी, शिमोगा जिले में ये से उद्गमित होती है कर्नाटक में, और इस पर जोग प्रपात बनता है, जो कि 253 मीटर से ऊंचा है। और ये जो नदी है, टोटल जो इसका क्षेत्र है, 2209 किलोमीटर, यानी कि 22091, इसका शरावती का 2209 एरिया, ये किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया ये पूरा कवर करती है। और इसकी जो कुल लंबाई है, वो 253 मीटर, हाँ सॉरी 253 किलोमीटर की इसकी लेंथ हो जाती है, ठीक है? तो वंशधारा और वैगई जो नदी, इसका आंसर नहीं होगा, शरावती नदी इसका सही आंसर होगा, यानी कि केवल एक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ, मैं आपको अनदर नदियां बता देता हूँ, जो नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि पश्चिम से वेस्ट टू ईस्ट जो बह रही हैं। उसमें आपको वंशधारा और वैगई दो तो हो ही गई हैं। अब इसके बाद में आ जाती हैं स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा है ही, पेन्नार, पलार और वैगई, ठीक है? तो ये नदियाँ जो है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, पश्चिम से पूर्व की ओर स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार और पल्लार और वैगई और वंशधारा, ये नदियाँ आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं। बाकी ये नदी जो शरावती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, नो सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो आंसर इसका एक होता है। क्वेश्चन नंबर हम 84 देखेंगे। मोहवरिक अधिक कुछ असंबद्धता, यानी कि देखिए, मोहवरिक असंबद्धता और मोह असंबद्धता निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी का कुछ है इस तरह से विभाजन क्यों हुआ है, ठीक है? यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे, ये 3 पोर्शन बने हुए हैं। यहाँ पे ये वाला कोर हो जाता है अंदर वाला, तो लेकिन ये जो कोर वाला सेक्शन है, इसे भी 2 भागों में विभाजित किया, आंतरिक कोर और बाह्य कोर, ठीक है? सॉरी, अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है? देखिए, अरे सारा ही हो गया, इस तरह से बना हुआ है, ये 2 हो गया। अब इसमें जो है, ये कोर हो गया। अब इस कोर को ऐसे विभाजित किया, जैसे मैं येलो रंग से दिखा रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ये भूपर्पट्टी को, उसके बाद में मेंटल को, देखिए, ये भूपर्पट्टी वाला हो गया, यहाँ पे ये भूपर्पट्टी हो जाती है, ये भूपर्पट्टी का ऊपरी भाग, ये निचला भाग हो गया। फिर उसके बाद में ये वाला जो सेक्शन है आपका मेंटल आ जाता है, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल हो जाता है, यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पे अपर कोर और लोअर कोर, ठीक है? अब इसको आप देखेंगे तो इसमें असंबद्धता कुछ है, मतलब कि इन दोनों के बीच में सीमा निर्धारण का जो क्षेत्र होता है, वो कौन-कौन सा होता है? देखिए, पहले हम इनको देख लेते हैं, ये वाले जो हैं, रेड वाले, ठीक है? तो यहाँ पे इस ये वाला जो है आपका, इसे कहते हैं गुटेनबर्ग, ठीक है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता इसे कहते हैं। और उससे ऊपर जब हम जाएँगे, हम फिर रेड वाला दूसरा देखेंगे, तो ये वाला जो है, ये मोहोरिक हो जाता है। मोह असंबद्धता इसे हम कह देंगे, ठीक है? बाकी अब ये वाले जो सेक्शन बटे हुए हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं, इन्हें हम लिखेंगे, अब मैं पिंक से लिख दूँगा इन्हें, तो ये कौन रोड कहे
कॉनरोड नाम के वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था इसे। और फिर ये वाला जो नेक्स्ट वाला आ जाता है अपर और लोअर मेंटल के बीच में जो आता है, इसे हम रेप्टी के नाम से जानते हैं। और नीचे वाला जो आ जाता है जो अपर कोर और लोअर कोर को अलग करता है, इसे लेहमैन के नाम से जानते हैं, जैसे कि जिसकी खोज 1936 में की गई थी और कॉनरोड वाले की 1909 में खोज की गई थी। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है भूपर्पटी, उसके बाद में ये लोअर आ जाता है, ये ऊपर ऊपरी भूपर्पटी, ये निचला भाग हुआ, फिर के ऊपर अपर मेंटल और फिर लोअर मेंटल वाला हुआ, फिर अपर कोर बाह्य कोर। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन करके देखिए, तो मोह असंबद्धता किसके बीच में, देखिए मोह ये है, तो भूपर ऊपरी भूपर्पटी का जो निचला भाग है ये, और मेंटल का अपर मेंटल पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए मेंटल और भूपर्पटी इसमें दिया हुआ सी में, तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी। देखिए अब आप क्वेश्चन को देखिए, बाह्य क्रोड और मेंटल के बीच में कौन सा, देखिए बाह्य क्रोड मेंटल, देखिए बाह्य क्रोड ये रहा और मेंटल आपका ये रहा, तो इसके बीच में आ जाता है आपका गुटेनबर्ग आ जाता है। निचली भूपर्पटी और ऊपरी भूपर्पटी के बीच में कौन सा है, तो कॉनरोड आ जाता है आपका ये यहाँ पे। आंतरिक क्रोड बाह्य क्रोड के बीच में कौन सा आ जाता है, लेहमन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका सी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। देखिए कुछ जल संधि के बारे में पूछा हुआ है। देखिए पहली बात तो जल संधि को जलडमरू भी कहते हैं। ये क्या होता है, दो बड़े जल निकाय जो होते हैं उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ देता है। ये अरबी भाषा में इसको कहा जाता है, तो ये आंसुओं का द्वार नाम से इसे कहा जाता है। ठीक है, अरबी भाषा में इसका जो अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, अब उसमें जोड़ने वाले जल निकाय पूछे। देखिए बेरिंग जल डमरू की बात कर रहा है, तो बेरिंग जल संधि आप देखेंगे जो उत्तर अमेरिका का पार्ट है, वहां पे ये यूरोप और रसिया को भी यूरोप और एशिया को भी अलग करती है, और ये रूस और यूएसए के बीच में है। ठीक है, तो ये आप मैप में देखिएगा, जहां ऊपर यहाँ रसिया यूएसए वाला और यहाँ पे रसिया वाला जो पार्ट है, यहाँ के बीच में ये पड़ता है। ठीक है तो ये आर्कटिक सागर प्रशांत महासागर के बीच में है, बिल्कुल सही है। कूक जल संधि ये तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। देखिए कूक जल संधि जो है न्यूजीलैंड को उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में विभाजित करती है, कूक जल संधि। ठीक है, यहाँ पर तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत सागर महासागर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा है बाबल मंदेव की जल संधि। देखिए बाबल मंदेव लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है, आप समझेंगे बाबल मंदेव के बारे में। तो ये क्या है, इसमें एक पेरिम द्वीप होता है जो इस जल संधि को दो चैनलों में यानी कि पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित करता है। तो बाबल मंदेव में एक द्वीप है, उसका नाम है पेरिम, जो इस जल संधि को दो चैनलों में विभाजित करता है, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही है। देखिए क्वेश्चंस को मैप को पढ़ने का एक ही तरीका, देखिए मैप आप देखिए कौन सी जलम यानी कि जल संधि कहाँ पे हो रही है, कौन से सागर को जोड़ रही है, किस सागर के साथ में इसकी कनेक्टिविटी है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियाँ होती हैं, उनको कर सकते हो। ठीक है, जैसे स्थल के किसी को देख रहे हो, नदी का देख लीजिए, झील का देखिए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ऐसे झीलों का देखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 86। देखिए टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे पृथ्वी पर संलयन ऊर्जा का दोहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 है, जॉइंट यूरोपियन टोरस नियंत्रित संलयन ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला उपकरण है। देखिए मैं अब इसके बारे में आप थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी ना एक रिसर्च जो आपको चल रही है परमाणु संलयन, ये इनके एक परमाणु संलयन संयुक्त यूरोपियन टोरस है, यानी कि जेट, जेईटी में। ठीक है, कौन सा, जॉइंट यूरोपियन टोरस। अब ये क्या है, एक विशाल टोकामक बनाया गया है, विशाल टोकामक। अब यहाँ इस टोकामक में क्या है, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ट्रीटियम का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके नियंत्रित संलयन ऊर्जा बनाई जाती है, यानी कि देखिए इसमें क्या है, ये वाला यहाँ पे है, नियंत्रित संलयन ऊर्जा उत्पादन की जाती है इसमें, किसका उपयोग करके, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ट्रिटियम का उपयोग करके। इसमें अभी क्या हुआ है, 0.2 माइक्रोग्राम ईंधन लेके इन्होंने जो है 69 मेगा जूल यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की, यानी कि सिर्फ कितने से, 2.2 मिलीग्राम से। ठीक है, तो अभी एक बहुत बड़ी बात है इतनी मात्रा में यहाँ से ऊर्जा ले लेना। अब इसके बारे में ये क्या करेंगे, अब इसका प्रयोग कैसे करना है, इसे यूरो फ्यूजन के लिए उपयोग करना है, और इसमें क्या प्लाज्मा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक मशीन है जो दोहन करने के लिए बनाई गई है, ये भविष्य के ईंधन के लिए है, ये एक डेमो के लिए यानी कि फ्यूचर एनर्जी के रूप में इसे बनाया जा रहा है, जो कि अभी ये सकारात्मक रूप से सफल प्रयोग नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर में आप देखेंगे सी 1 और 2 दोनों सही हैं, और इसे क्या भारत जो है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एंड प्रायोगिक यानी जो रिएक्टर है ITER, इसमें भारत भी शामिल है। भारत कब से, 2005 से इस प्रयोग के अंदर शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व का सबसे बड़ा टोकामक रिएक्टर बनाना। प्रायोगिक इसमें क्या है, ITER का उद्देश्य क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक टोकामक रिएक्टर बनाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे और आप यहाँ पर एक बार इसको देखिए टोकामक क्या होता है, कैसे काम करता है। आप थोड़ा सा उस चीज़ को खुद से गूगल पे या यूट्यूब पे देखेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें देखने से ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्नलिखित में से परिच्छेद में देखिए, ये अब मृदा ए यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इस तथा नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी के कारण अनुपजाऊ होती है। मृदा बी यानी कि दूसरी मृदा के बारे में बता रहा है, पहले मृदा ए की विशेषता बता दी है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है इसके अंदर में, जिसके कारण अनुपजाऊ हो जाती है। दूसरा हो जाता है उच्च तापमान उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक पाए जाते हैं। अब देख लीजिए लोह, प्रचुर मात्रा में लोह के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक पाए जाते हैं। देखिए लोह ऑक्साइड मैंने आपको पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कौन सी मृदा की विशेषता, देखिए लेटेराइट मृदा। अब यहाँ पे आप जाके जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 53 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार उसे देखेंगे। अब देखिए पश्चिमी घाट में क्या नाम है, ये पूर्वी तट के यानी कि एक तो ईएसी वाली मृदा है, जो ए टाइप की मृदा है, वो जो पश्चिम बंगाल के एक तो सुंदरवन में भी पाई जाती है। ठीक है, अब पोटास और जैसे लेटराइट मृदा का मैंने बताया था, इसमें लोहा और क्या नाम है जो पोटास है उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो आप देखेंगे दूसरे में क्या करें, लोह ऑक्साइड प्रचुर किया, यानी कि दूसरे में तो आएगा लेटराइट मृदा, तो आप देखेंगे ऊसर मृदा, तो ये तो गलत हो जाता है। यहाँ भी देखेंगे इसमें है यानी कि लाल मृदा, इनको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऊसर मृदा की। तो ऊसर मृदा की कुछ विशेषता होती है, जैसे लवणीय मृदा भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि सोडियम
और पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक मानी जाती है, ठीक है? यहाँ पर नाइट्रोजन और कैल्शियम की कारण ये कम मतलब अनुपजाऊ हो जाती है, सॉरी, अनुपजाऊ हो जाती है, तो नाइट्रोजन और कैल्शियम की यहाँ पे कमी पाई जाती है, तो ये ऊष्ण मृदा की विशेषता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी, जिसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है लैटेराइट यानी कि लवणीय मृदा में। ओके। और लैटेराइट मृदा की विशेषता मैं आपको क्वेश्चन नंबर 53 में बता चुका हूँ। इसके निर्माण के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, उच्च वर्षा की जरूरत होती है, ठीक है? तो ये लैटेराइट मृदा की विशेषता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 88 देखेंगे, भूकंपीय तरंगों के बारे में है। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भूकंपीय तरंगे इन्हें सेस्मोग्राफ पे मतलब सेस्मोग्राफ पर इन्हें अंकित किया जाता है। तो सेस्मोग्राफ पे एक क्रम है, सबसे पहले पी वेव्स को, फिर उसके बाद में सेकेंडरी वेव्स यानी एस वेव्स को किया जाता है, फिर उसके बाद आती है लव वेव्स और उसके बाद आ जाती है आपकी रिले वेव्स, यानी कि PSLR, ये क्रम है। सबसे पहले पी वेव का पता चलता है, फिर सेकेंडरी का, फिर लव वेव का और फिर LR वेव्स का, ठीक है? तो तरंगे कितने प्रकार की हैं? दो तरह की तरंगे हैं, एक भूगर्भिक तरंगे होती हैं, एक होती हैं धरातलीय तरंगे। तो जो L और R है ये धरातलीय तरंगों का उदाहरण है, और एग्जाम्पल, और P और S जो है ये आपकी भूगर्भिक तरंगे हैं, ठीक है? तो अब देखिए, आपसे हमें P तरंगे और S तरंगे दोनों धरातलीय तरंगों के उदाहरण, तो ये गलत हो जाता है भाई। L और R जो है यानी कि लव और रिले वेव्स धरातलीय तरंगों के उदाहरण होते हैं। दूसरा है, भूगर्भिक तरंगों की तुलना में धरातलीय तरंगे अधिक विध्वंसकारी होती हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन, देखिए जो आर लव वेव्स हैं, लव वेव्स की जो गति होती है वो इनकी गति जो क्षैतिज गति इनकी चलती है, ठीक है? तो ये ज़्यादा वो विध्वंस करती हैं, ठीक है? बी इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो लव वेव्स हैं इनकी स्पीड जो है, देखिए अब इनकी स्पीड का मैं आपको स्पीड का बता दूं। सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है पी की होती है, फिर पी और एस होती है, और फिर उसके बाद आ जाती है आपकी लव वेव्स, फिर रिले वेव्स। तो स्पीड भी इसी प्रकार होती है, इसलिए तो सिस्मोग्राफ पे इन्हें सबसे पहले PSLR के रूप में ही अंकित किया जाता है। दूसरा, जैसे कि आपकी लव वेव्स जो होती हैं, सॉरी, लव वेव्स ये कैसे चलती है? आपकी क्षैतिज दिशा में चलती है, ये आपकी क्षैतिज चलती हैं, ठीक है? यानी कि कैसे चलती है मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये इस तरह से चलती है, ठीक है? जो दूसरी है ये रिले वेव्स, इनका ऐसे गोलाकार टाइप में चलती है, ठीक है? जो आपको आगे पीछे यानी कि ढलान सा महसूस होता है भूकंप में, तो भूकंप में इसी टाइप का एक आकृति बनती है, ठीक है? तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रकार में चलती है, ठीक है? ये आर वेव्स की विशेषता हो गई। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे, धरातलीय तरंगे आपकी प्योर नहीं होती, भूगर्भिक तरंगे होगी, भूगर्भिक तरंगों की तुलना में धरातलीय तरंगे अधिक विध्वंसकारी होती हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो 88 का आपका हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 89 हम देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत के दौरान सूर्य संपूर्ण भारत में लंबवत चमकता है। देखिए, पहले तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत अब कैसे भाई, यहाँ पर 23.5 डिग्री ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ पर भारत को उत्तर और दक्षिण में आप देखेंगे तो ऊपर जो है उपोष्ण आ जाता है, नीचे उष्ण प्रकार की जलवायु आ जाती है, ठीक है? तो और ऊपर समशीतोष्ण जलवायु भी यहाँ पे आपको मिलती है। तो आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में, पहली बात तो भारत पूरा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत के दौरान सूर्य संपूर्ण भारत में लंबवत चमकता है। देखिए, संपूर्ण भारत में कैसे लंबवत चमकता है? ग्रीष्म अयनांत यानी कि सूर्य कब आता है? ग्रीष्म अयनांत की शुरुआत होती है 21 जून को, तो 21 जून को ग्रीष्म अयनांत की शुरुआत होती है, उस समय ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। देखिए, संपूर्ण भारत की बात कर रहा है तो संपूर्ण भारत में नहीं भैया, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की बात होती है, तो समझ में आता है, यानी कि 23.5 डिग्री पर ये संपूर्ण चमकता है, तो इसलिए स्टेटमेंट एक इसका गलत हो जाता है, संपूर्ण भारत पर नहीं चमकता है सीधा। दूसरा है, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्ष भर कम दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ उच्च तापमान का अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर समुद्र के साथ निकटता रखने के कारण एक तापमान का समकालिक इफेक्ट होता है, और यहाँ पर समकालिक एक जलवायु मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर एक जैसा तापमान सही महसूस किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर आ जाता है इसका बी। क्वेश्चन नंबर हम 90 देखेंगे, भारत के तटीय क्षेत्रों की जलवायु के संदर्भ में। भारत के तटीय क्षेत्रों की जलवायु पूछी हुई है। देखिए, तटीय क्षेत्रों के तापमान वितरण प्रारूप में कदाचित ही ऋतु परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है, वहाँ पर समुद्र के पास होता है, वहाँ पर ऑफशोर ऑनशोर जो विंड्स चलती हैं उनके कारण यहाँ पर लगभग समकालीन प्रभाव रहता है, ऋतुओं में परिवर्तन के कारण कदाचित ही परिवर्तन होता है, तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, स्थल की तुलना में महासागरों के गर्म होने या ठंडा होने में अधिक समय लगता है। देखिए, यहाँ पर जो है महासागरों का जो जल है, देखिए जल की जो क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा होती है। पहले मैं आपको एक समझाता हूँ कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ठीक है? विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है? कथन 2 को तब करेंगे हम। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जैसे कि एक इकाई है, यानी कि हम मान लेते हैं कि 1 ग्राम कुछ हमारे पास मान लेते हैं पानी है या कुछ भी चीज़ है, उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाना है, तो इसके लिए जितना इसे टेम्परेचर की जरूरत होगी 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, वही होती है इसकी विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को निश्चित मात्रा में, यानी कि जैसे मास मात्रा कैसे डिग्री सेल्सियस में वृद्धि के लिए जितनी भी आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को ही विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अब देखिए, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है, देखिए पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 4182 जूल पर किलोग्राम है, ठीक है? डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? और जो स्थल होती है यानी कि मृदा की कितनी होती है? 810 जूल पर किलोग्राम प्रति किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? ये 810 वहाँ पे होती है, तो देखिए लगभग 5 गुना है पानी की विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि इसको गर्म करने के लिए ज़्यादा तापमान की जरूरत होगी। लेकिन देखिए, अगर ये जल्दी गर्म भी होगा, मतलब धीरे-धीरे गर्म होगा, तो ठंडा भी धीरे-धीरे होगा, यानी कि ये बहुत कम समय में ठंडा और गर्म नहीं हो सकता, जिस प्रकार मृदा हो सकती है। यानी कि आप रेत को और पानी को ले लेंगे तो सबसे पहले जल्दी रेत गर्म हो जाएगा, ठंडा भी रेत ही हो जाएगा, ठीक है? ऐसे देखेंगे कि स्थल की तुलना में महासागरों में गर्म होने ठंडा होने में अधिक समय लगता है, तो बिल्कुल ये अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की, वो अधिक होती है, ठीक है? तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर कथन 1 सही हो जाता है, कथन 2 1 की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन वितरण के में, क्योंकि ऑफशोर ऑनशोर के कारण, विंड्स के कारण यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है, तो 90 का ए स्टेटमेंट सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। अब आपको पता होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु के अंदर में पड़ता है, और ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, वहाँ पर ये बना है, ठीक है? तो अभी यहाँ पर रहने वाले कुछ वो हैं जो जनजाति समूह है, वहाँ उसमें एक मंदिर में विशिष्ट दिशा निर्देशों का पालन किया, जो कि न्यायालय ने दिए थे। उन न्यायालय के दिए हुए दिशा निर्देशों के कारण ये चर्चा में आ गया था। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यहाँ पर 3 नदियाँ बहती हैं, भवानी, मोयार
और आपकी नोयल, नोयल नदी, ये 3 नदियाँ भवानी, मोयार और नोयल नदी यहाँ पे निकलती है, ठीक है? और यहाँ पर जनजाति जो है एक तो इरूला और कुरुम्बा, इरूला और कुरुम्बा समुदाय की जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं, निवास करती हैं। तो 91 का आपका आंसर हो जाता है डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 92 है महासागरीय धाराओं के संदर्भ में। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा। देखिए महासागरीय धाराएँ क्या होती हैं? एक तरह से समुद्र में भी ऐसे पानी का परिसंचरण होता रहता है, वही महासागरीय धाराएँ होती हैं, ठीक है? अब देखिए कथन अधिकांश उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर निर्मित होते हैं। अब अधिकांश उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होते हैं। देखिए आप जो मरुस्थल होते हैं वो जो है 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री का जो अक्षांश है, यानी कि आप ऐसे देखेंगे यहाँ पे जैसे 0 डिग्री, उसके बाद में यहाँ पे 15 और यहाँ पे 30 डिग्री, तो इन्हीं के बीच में आपको मिलेंगे नॉर्थ साउथ दोनों में, ठीक है? 15 से 30 डिग्री इन्हीं के बीच में ये जो वाला सेक्शन है, इसमें आपको ये मरुस्थल मिलेंगे। अब ये मरुस्थल कैसे मिलेंगे? देखिए यहाँ पश्चिमी जो घ तट है, तो अधिकांश जो मरुस्थल है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर निर्मित है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका पवनें हैं, वहाँ महासागरीय धाराएँ हाँ, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए जो ये वाले 15 से 30 डिग्री है, यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें हैं, वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो है अपतटीय पवनें चलती हैं, यानी कि अपतटीय पवनें चलती हैं, यानी कि तटों से बाहर की तरफ, यानी कि समुद्र की तरफ यहाँ पे तटीय चलती हैं। इसे और ये अंदर से जो है शुष्क होती हैं, ठीक है? तो इस कारण यहाँ पर मरुस्थल की स्थिति निर्मित होती है। दूसरा स्टेटमेंट है महासागरों के पूर्वी किनारों पर ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति के कारण वहाँ निम्न वर्षा वाले क्षेत्र निर्मित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ठंडी महासागरीय धारा होगी, जहाँ पे क्या इवापोरेशन कम हो पाएगा और बादल कम बनेंगे, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, ठीक है? इसके कारण ये जैसे कि अब इसमें यहाँ पे ऐसे मान लीजिए महाद्वीप है और यहाँ पर ठंडी जलधारा बह रही है, यहाँ से पवन आ रही है और इधर से आप ये कौन सा तट है? ये पूर्वी तट है, यहाँ से यहाँ पर इवापोरेशन हो नहीं रहा है, तो वैसे ही चल के आ रही है। अब जो कुछ थोड़ा बहुत पानी इस मिनट में था वो पहले गिर गया, उसके बाद ये पश्चिमी हिस्से में आई, अब ये तट यहाँ से अपतटीय हो जाती है, पवन इस दिशा में चलेगी, इसके कारण यहाँ पे पहले इसमें पानी नहीं था और थोड़ा बहुत था वो पहले ही बरस चुका, बचा कुछ नहीं इसमें, इस कारण यहाँ पे जो मरुस्थल का निर्माण होता है। इसलिए वो कह रहा है 15 डिग्री 30 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच में मरुस्थल का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाता है एक कथन, एक और दो दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हम 93 देखेंगे। 93 में पूछा हुआ है कि बाल्टिक सागर है, उसको सीमा कितनी स्पर्श करती है? बाल्टिक सागर को 9 देशों की सीमा स्पर्श करती है, जिनमें कि आपको देखेंगे लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड आता है, उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, रूस आता है, जबकि नीदरलैंड सॉरी एस्तोनिया आता है, नीदरलैंड नहीं आता है। नीदरलैंड जो है उत्तरी सागर को स्पर्श करता है, नीदरलैंड उत्तरी सागर को स्पर्श करता है, ना कि बाल्टिक सागर को। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि केवल 3 इसके सही होंगे, 1, 2 और 4। बाल्टिक सागर है, ये एक अंतर्देशीय सागर है, जहाँ उत्तरी भाग को बोथनिया की खाड़ी है कहा जाता है, यानी कि जो बाल्टिक सागर का उत्तरी भाग है उसे बोथनिया की खाड़ी कहा जाता है, जैसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, ऐसे उसे भी वहाँ कहा जाता होगा बोथनिया की खाड़ी, यानी कि और बाल्टिक सागर कैसा है? लवणीय सागर है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हम 94 देखेंगे। 94 के बारे में मार्शल आर्ट और राज्य संबंधित है। देखिए मार्शल आर्ट अभी क्यों चर्चा में रही है, क्योंकि हाँ, भारत में जो गलवान घाटी का 2020 में संघर्ष हुआ था, तो उस समय एक इज़राइली मूल की थी क्राव मागा, इज़राइली मूव की थी, यानी कि इज़राइल की एक मार्शल आर्ट थी, उसका नाम था क्राव मागा। इसको अपनाया था उन्होंने वहाँ पर कैसा? जिससे सैनिक आपस में एक-दूसरे से हथियार करके लेके लड़ सकें, लगभग इस तरह का है। तो अभी इसका एक सैन्य अभ्यास टाइप के करे जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि कुछ हैं जैसे कि पंजाब रेजिमेंट ने गतका को अपनाया, तो गतका उनकी अपनी है, ठीक है? जैसे थांगटा है, थांगटा सिक्किम की नहीं है, थांगटा मणिपुर की है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। और सिमलम जो है ये तमिलनाडु की है। तो देखिए जैसे पंजाब रेजिमेंट है उसने गतका मार्शल आर्ट को सीख रही है, ठीक है? और जो खुकरी है, खुकरी है एक खुकरी खुकरी जो है इसे गोरखा यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा कलारीपट्टू है जो केरला की मार्शल आर्ट है, और कुट्टू वारिसाई है जो तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है, ठीक है? तो अब इसमें क्या मैंडेटरी किया है? देखिए हर 3 महीने में हर एक जो 45 साल तक का सैनिक है उसे उसके लिए इसका प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है, और इन्हें जो एक दूसरा है कि जो 30 साल तक के लोग हैं, यानी कि जो 30 साल तक हैं उन्हें 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, और जो 30 से 40 तक के लोग हैं उन्हें 2 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, उन्हें 7 मिनट, यानी कि उन्हें फिट बनाने के लिए एक तरह से किया जा रहा है। और वो लोग आपस में ऐसे संघर्ष जो कि किए जाएँ, मतलब सैनिक आपस में बिना हथियारों के उस टाइप से लड़ सकते हैं, तो इस तरह से उन्हें सिखाया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन 95 सामाजिक वानिकी। देखिए सामाजिक वानिकी के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है? राष्ट्रीय कृषि आयोग है जो यहाँ पर मैं बताऊंगा, राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन, यानी कि एनईसी, राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है इसने 1976 में इस वानिकी को 3 तरह में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। किस तरह की? तो होती है शहरी की वानिकी, होती है कृषि वानिकी, तीसरी होती है समुदाय वानिकी। अब इनके बारे में बात करेगा, अभी पूछा सामाजिक वानिकी के संदर्भ में बात कर रहा है भाई, ठीक है? अभी सामाजिक वानिकी को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, शहरी, कृषि और समुदाय वानिकी। देखिए शहरी वानिकी आप कॉमन सेंस से करिए, शहरी वानिकी केवल सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों को लगाने और उनके प्रबंधन से संबंधित है। क्या शहरी वानिकी भी सार्वजनिक भूमि से संबंधित है? शहरी वानिकी में अपनी आपकी निजी जमीन है उस पे भी तो आप वन लगा सकते हो, या फिर आपकी जो कॉर्पोरेट की जो बिल्डिंग्स देखी होंगी, यानी कि व्यावसायिक भूमि होती है, फैक्ट्री होती है, उसमें भी तो आप देखेंगे थोड़ा सा मतलब ग्रीनरी की जाती है, तो वानिकी तो वहाँ पे भी की जाती है, यानी कि व्यावसायिक जो एरिया है वहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो शहरी वानिकी केवल सार्वजनिक भूमि नहीं, निजी और व्यावसायिक जमीन पर भी किया जा सकता है, इसलिए एक गलत हो जाता है। दूसरा बात करें कृषि वानिकी का तात्पर्य कृषि योग्य भूमि तथा बंजर भूमि पर वृक्ष एवं कृषि फसलों को एक साथ उगाने से है। तो देखिए कृषि वानिकी में तो सही कह रहा है, एक साथ उगाने से ही है। तीसरा है समुदाय वानिकी में सार्वजनिक, निजी, स्वामित्व वाली और सामुदायिक भूमि पर वृक्ष लगाना शामिल है। देखिए सामुदायिक वानिकी में क्या होगा? सामुदायिक वानिकी में भाई निजी वाली भूमि पर थोड़ी होगा, निजी
स्वामित्व वाली है, भाई किसी की पर्सनल लैंड है, उस पे जाके तुम कह दो भाई वानिकी करेंगे, हम तो यहाँ वन लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई, वहाँ पर वानिकी भी नहीं किया गया, तो इसलिए समुदाय वानिकी के अंदर में से निजी को शामिल नहीं किया जाता। तो इसलिए इसका आंसर आता है केवल दो, मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर आएगा केवल एक, यानी कि 95 का ए स्टेटमेंट, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 96, क्षारीय लावा। क्षारीय लावा की विशेषता होती है अत्यधिक तरल अवस्था में होता है, और इसमें लोहा और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, यानी कि Fe और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, और इसमें जो है सिलिका की जो मात्रा है, यानी कि यहाँ पर सिलिका है जिससे चिपचिपा बनाती है, वो कम होती है इसकी, यानी कि सिलिका की मात्रा अगर अधिक होगी तो इससे लावा जो है वो चिपचिपा यानी बनेगा, यानी कि गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो क्षारीय लावा क्या है, तरल होता है, इसमें लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। अब देखेंगे यह अत्यधिक तरल होता है, बिल्कुल सही, आप देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से सी एलिमिनेट कर दिया। इसके कारण विस्फोट उद्गार होते हैं। देखिए विस्फोट उद्गार कब होगा, जब गाढ़ा लावा होगा वो एकदम से निकलेगा तब एक विस्फोट उद्गार यहाँ पे होगा, तो ये तो गलत हो जाता है। तीसरा है इसके परिणाम स्वरूप मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण होता है। भैया मिश्रित ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होता, इसके द्वारा सील्ड ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब सील्ड ज्वालामुखी की क्या विशेषता है, देखिए अत्यधिक चौड़े होते हैं, इस टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्मा का भंडार होता है, यानी कि मैग्मा का पूरा चैम्बर होता है, और ये क्या होता है, वेंट होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे निकलता रहता है, ऐसे फैलता रहता है, मतलब इस तरह का ये पूरा एक आकृति बना रहता है, यानी कि ज्यादा विस्तृत होते हैं, ऐसा नहीं होता है शंकुधारी नहीं होते, यानी कि सीधा इस टाइप के ये नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इसके हिसाब से आंसर आ जाता है ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष पूछे हुए, और कैसे वृक्ष है जो सदाबहार वृक्ष है। देखिए बाओबा वृक्ष को अभी चर्चा में था, बाओबा वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सूडान का वृक्ष है, यानी कि सवाना और सूडान के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये क्या है कि जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पर अपने इसका बहुत चौड़ा तना होता है, देखिए ऐसे ऐसे चौड़ा तना होता है, इसका बहुत ऊंचा होता है, और ऊपर सिर्फ थोड़े से ही इसके पेड़ पत्ते होते हैं, ठीक है। तो इसे बाओबा वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर अभी पानी स्टोर करता है, तो ये उष्ण सदाबहार वनों में नहीं मिलता है, सदाबहार वृक्ष ये नहीं गिनती करते हैं इस सदाबहार में, सवाना का या सूडान की जलवायु वाला पौधा है, तो इसे गलत हो जाता है। तीन तो गलत हो गया। ग्रीन हार्ट आप देखें, ग्रीन वर्ड में आप देखें, ग्रीन हार्ट जो है आपका सदाबहार वन है, महोगनी भी आपका सदाबहार वन है, जैसे स्वीटेनिया भी कह दिया जाता है। देखिए सदाबहार जो वन होते हैं यहाँ पर लगभग 1500 मिलीमीटर की वर्षा होनी चाहिए पर ईयर में, और यहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता जो है आपकी समान होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ वृक्ष जैसे आबुनस, कैबिनेट वुड्स, डाइवोड्स आदि इंपोर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर आ गया है आपका पॉलिटी का, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनएससी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए क्या हुआ था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तो यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग किया गया था, किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से इसे अलग कर दिया गया था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब आर्टिकल 338 के अंदर दिया था, ठीक है, संवैधानिक संस्था ये भी ठीक है, तो आंसर तो इसका एक और दो दोनों सही है। लेकिन 338 में ए में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, और 338 बी में क्या है, क्लॉज बी और ए की बात हो रही है यहाँ पर, उसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। तो और ए में 338 में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। तो ये इसके एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर हम 99 देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन मृदाओं के बारे में। उष्ण कटिबंधीय, देखिए अब उष्ण कटिबंधीय से समझ जाइए ज्यादा बारिश होती होगी, वहाँ हीट ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए ये मृदाएं ह्यूमस से भरपूर और अपनी प्राकृतिक अवस्था में उपजाऊ होती हैं, ठीक है। तो ये भारी वर्षा होगी तो ह्यूमस होगा यहाँ पे ज्यादा है, प्रकृति अवस्था में उपजाऊ, प्राकृतिक अवस्था में बिल्कुल उपजाऊ होती है, प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा है कि बार बार वनस्पति चक्रों के बाद भी इन मृदाओं का ह्रास संभव नहीं है। देखिए ये गलत है, वनस्पति चक्रों के बाद इन मृदाओं का ह्रास भी संभव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये सदाबहार की बात है, जैसे बहुत सारे वृक्ष होते हैं, अब यहाँ पर ये पत्तियां यहाँ पे गिरती रहती हैं, जब पत्तियां यहाँ गिर जाएंगी तो मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इनकी सफाई कर दी जाती है किसानों के द्वारा, तो यहाँ पर इन मृदाओं का ह्रास हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर संभव है, मृदा ह्रास भी संभव हो जाता है, जिससे कि अनुपजाऊ हो जाती है, वर्षा हो जाती है, जैसे अपर्दन हो जाता है, ये भी इसका कारण। तो इसके दो इसका गलत होता है, तो आंसर होता है केवल एक इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आखिरी है 100 नंबर का है, डेल्टा के निर्माण में अनुकूल दशाओं की बात कर रहा है कि डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा की बात कर रहा है। देखिए नदी मार्ग में खड़ी गोखुर झील की उपस्थिति से डेल्टा के निर्माण में अनुकूल दशा, भैया देखिए आप नदी आ रही है तो यहाँ पर गोखुर झील बन गई आपकी ऐसी, ठीक है। तो गोखुर झील बन गई, अब नदी गिर रही है बे ऑफ बंगाल में, तो गिर रही है, यहाँ डेल्टा का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे गोखुर झील, तो यहाँ भी बन सकती है, 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 तो ये तो अनुकूल दशा में से एक नहीं है। कॉमन सेंस से कर सकते हो, डेल्टा के पास तीव्र ढाल की उपस्थिति डेल्टा के आसपास के अवसादों के एकत्रीकरण में मदद करती है। देखिए तीव्र ढाल का मतलब ही नहीं होता, तो तीव्र ढाल यहाँ पे नहीं बनता। तीव्र ढाल जो है एस्चुरी के लिए होता है। एस्चुरी कैसे होता है कि जैसे यहाँ से महाद्वीप पे भाग है ऐसे ही, तो यहाँ से एकदम से नदी ऐसे यहाँ पे गिर गई, ये तीव्र ढाल है। और जबकि यहाँ पे धीरे धीरे ये डेल्टा का निर्माण होगा, जब मतलब एक तरह से अपनी वृद्धावस्था में नदी पहुंच जाती है तब ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा, जैसे आपका सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। आप गूगल पे मैप निकालिए, वहाँ पे देखिए, आपको दिख जाएगा डेल्टा किस तरह का होता है। तो इसके लिए मतलब ढाल की अवस्थिति की आवश्यकता होती है, ना कि तीव्र ढाल की अवस्थिति की आवश्यकता होती है। इसलिए एक और दो दोनों गलत हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो भी अंत तक बने रहे। आई होप कि आपको ये टेस्ट सीरीज आपके 2025 का प्रीलिम्स निकालने में बहुत मददगार साबित होगी। आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाते रहिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को भी शेयर करते रहिए। और प्लीज़ आप लोगों का अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मेरा टेलीग्राम चैनल @dreamcsc पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर वगैरह के अपडेट मिलेंगे। दूसरा मेरी पर्सनल आईडी है हरीश_6969 टेलीग्राम की आईडी भी है, ये सेम आईडी इंस्टाग्राम पे है, यहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगर किसी को स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट होता है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें प्लीज़। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सीरियस स्टूडेंट्स ही मुझसे संपर्क करें, अन्यथा नहीं, समय बर्बाद करने के लिए कोई मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है, आपको ये दोनों मेरे टेलीग्राम का और इंस्टा का लिंक मेरे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी किसी को भी ये टेस्ट सीरीज अगर आपको मंगवानी हो, हार्ड कॉपी की जरूरत हो, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, कुरियर करवा दिया जाएगा, जो कि कुरियर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन जितना भी मटेरियल होगा उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो उसके लिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें। थैंक यू।